उनके अलावा तीसरे भाई कबीर, चौथे भाई समर्थ, कुछ अंगरक्षक और कुछ पुलिस अधिकारी थे। उन तीनों के चेहरे ठंडे थे और वे नरक के राजाओं की तरह थे। एक आकर्षक और महान था, एक ठंडा और आरक्षित था, और एक शुद्ध और सुरुचिपूर्ण था, जैसे कोई अमर उतर आया हो। एक साथ खड़े होकर वे आदिम प्राणियों की तरह लग रहे थे। आसपास की लड़कियां बेतहाशा चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकीं। आह, बहुत अद्भुत! ये किस प्रकार का ईश्वरीय समूह है? क्या यह अत्यधिक चमकदार नहीं है? वे कौन हैं? कुछ ही दूरी पर एक कोने पर याशिका घबराए बिना नहीं रह सकी। जब उसने आरव मेहरा और अन्य लोगों को आते देखा तो वह सहजता से एक ओर हट गई थी। वह ऐसी लग रही थी मानो उसे पहचाने जाने का डर हो। जरीना हैरान थी। यशिका, तुम क्यों छिप रही हो? क्या तुमने कुछ गलत किया? मैं उन्हें बस आंखों में खटकने वाली चीज मानता हूँ। याशिका ने दांत पीस लिए। ओह, जरीना को कुछ भी शक नहीं हुआ। आखिरकार वे भी उसके लिए एक आंख की किरकिरी थे। उसने याशिका का बारीकी से पीछा किया। अचानक चित्रा उनके पीछे चिल्लाई, वह है, वह है। उसने मुझसे ऐसा करने को कहा। उसने मुझे आने के लिए कहा, ये है। जैसे ही चित्रा बोली, ऐसा लग रहा था कि याशिका पकड़ी जाने वाली है। याशिका की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। उसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने जरीना को पकड़ लिया और भागने लगी। उसने अवचेतन रूप से डांटा, भागो, तुम इधर उधर क्यों खड़े हो? नहीं, मैं। जरीना को यह बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन वह फिर भी यशिका के पीछे भागी। दूसरी ओर सायरा और अन्य लोगों ने चित्रा की निगाहों का पीछा किया, लेकिन कुछ नहीं देखा। चित्रा को पुलिस ने काबू कर लिया। छोटी बहन, इसे भूल जाओ। मैं उनके जैसे किसी व्यक्ति से माफी नहीं सुनना चाहता। लिटिल फिफथ ब्रदर ने इस मूर्ख को तुच्छ दृष्टि से देखा। हालांकि सायरा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, भाई, तुम उसे माफ करो या न करो ये तुम पर निर्भर है, लेकिन उसे आज माफी मांगनी ही पड़ेगी। अन्यथा वह बदतर हो जाएगा और सोचेगा कि वह अद्भुत था। छोटी लड़की का चेहरा काला पड़ गया था। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। वह व्यक्ति उदास था, लेकिन फिर भी उसे आज्ञाकारी ढंग से माफी मांगनी पड़ी। मुझे खेद है। गुस्से में दांत पीसते हुए उसने अचानक अपनी जेब से चाकू निकाला। हालांकि वह कुछ कर पाता उससे पहले ही सायरा ने उसे वश में कर लिया। सर, मेरे पास ये संदेह करने का कारण है कि इस मामले के पीछे कोई है। जहां तक इन तस्वीरों का सवाल है, इससे कम से कम ये तो साबित होता है कि अपराध स्थल पर कोई और भी था। मुझे इस मामले की जांच करने के लिए आपको परेशान करना होगा। सायरा ने वे तस्वीरें पुलिस को सौंप दी जो चित्रा ने उसे फेंकी थीं। आसिम, बेटा। उधर यूनुस अपने बेटे के पास गया। आकर्षक लाल बालों के अलावा व्हीलचेयर पर पीछे झुकी हुई पतली आकृति के अंग अभी भी एक सांचे में लिपटे हुए थे और वह चकित लग रहा था। कौन जानता था कि वह अभी भी सही दिमाग में था। यूनुस दुख से रोने लगा। पिताजी, पिताजी ने आपके साथ अन्याय किया है। तभी आसिम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बेजान चेहरे में कुछ जीवंतता लौटती दिख रही थी। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया और उसे अंदर दबा लिया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं छोड़ा। वह तुम्हारी माँ थी जो तुमसे झूठ बोल रही थी। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। छोटा पांचवां भाई भी वहां गया और बहुत धीरे से बोला। सायरा चुपचाप देखती रही। वह हैरान होकर भौहें सिकोड़कर आसिम के पास चली गईं। उसने सावधानी से कास्ट को उसके घुटने पर थपथपाया, फिर उसी समय उसके पैरों और हाथों को देखा। उसने हैरानी से कबीर की ओर देखा। तीसरे भाई, क्या तुमने इसमें उसकी मदद की? आपने उसे उचित इलाज क्यों नहीं दिया? ओह, आप दवा जानते हैं। अप्रत्याशित रूप से वह बता सकती थी कि उसका ठीक से इलाज नहीं किया गया था। तीसरे भाई, कबीर ने समझाया, यह इस तरह है, उसके पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गए हैं। उसकी शारीरिक संरचना कितनी खराब है। अगर उसे भारी सर्जरी से गुजरना पड़ता है या धातु प्रत्यारोपण करना पड़ता है तो भविष्य में ठीक होने पर भी उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होंगे। इसलिए मैंने हड्डी की स्थिति को ठीक करने के लिए दीर्घकालिक उपचार पद्धति अपनाई है। मैंने उन्हें ठीक कर दिया है और किसी और चीज़ के बारे में सोचने से पहले मैं उसकी शारीरिक फिटनेस में सुधार करने की योजना बना रहा हूँ। बात बस इतनी है कि इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है और वह थोड़ा असहज महसूस करेगा। ओह, आसिम का रंग अभी भी उजला माना जा सकता है, हालांकि वह थोड़े कमजोर थे। तीसरे भाई ने शायद बहुत प्रयास किया। ऐसा लगता था जैसे वह चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानता हो। तीसरे भाई, क्या आप भारतीय चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं? अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे देखने दो। कौन जानता है, शायद मैं उसका इलाज कर पाऊंगा। युवती की मासूम आंखों में कुछ भी छिपा नहीं था। सच में? तीसरे भाई कबीर को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कोई संदेह नहीं किया। आप कोशिश कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में वह तैयार रहेगा। कोशिश करना। अल्पविराम। कबीर के निजी शोध संस्थान में मामला लगभग सुलझ जाने के बाद फोर्थ ब्रदर और बिग ब्रदर अपना अपना काम करने चले गए। तीसरा भाई छोटी बहन और यूनुस और बेटे को छोटे पांचवें भाई के साथ वापस ले आया, जो स्कूल में अपना सामान लेने के बाद कक्षा छोड़कर भाग गया था। वह स्कूल में बोर नहीं होना चाहता था। स्टिंकी लिटिल सिस्टर ने वादा किया था कि वह फ्लाइंग स्टार के बाकी हिस्से को उसके साथ पूरा करेगी। उसे आकर छोटी बहन के लौटने का इंतजार करना पड़ा फ्लाइंग स्टार को पूरा करने के लिए उसके साथ। उसने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह विशेष रूप से लिटिल सिस्टर को चिकित्सा अभ्यास देखने और अपने अच्छे दोस्त को बचाने आया था। जहां तक एक निश्चित व्यक्ति की बात है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शौर्य मेहरा ने बहुत ही उपेक्षापूर्ण भाव से भौहें सिकोड़ लीं। जिशान को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं होशियार हूँ। किसी खास व्यक्ति के विपरीत शिक्षक मुझे अनुपस्थिति की छुट्टी देकर बहुत खुश हैं। इसके बारे में बोलते हुए, आपकी छोटी बहन का शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट है। क्या आप शर्मिंदा नहीं हैं? जिशान ने उस पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली, फिर दुष्टता से कहा, या मुझसे विनती करो और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ताकि तुम हमारे वर्ष में तीसरा स्थान प्राप्त करो। शौर्य मेहरा की छोटी बहन शायद मुश्किल से ही उसे प्रथम स्थान दिला पाएगी, है ना? जहां तक तीसरे स्थान की बात है, हे, जिशान की योजना एकदम सही थी। अफसोस की बात है कि इसकी सराहना नहीं की गई। आपकी ट्यूशन कौन चाहता है? तो क्या हुआ अगर वह सीधा सीधा छात्र था? शौर्य मेहरा पढ़ाई नहीं करना चाहता था, ठीक है। लिटिल नंबर 5 शौर्य मेहरा ने अपने दांत पीस लिए और बहुत दुखी था। उसने उसे घूर कर देखा, फिर अनदेखा कर दिया और अंदर चला गया। जिशान नाराज नहीं था। वह मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे चला गया। ये बहुत ठंडी और सख्त इमारत थी।
बाहर स्पष्ट रूप से धूप का दिन था, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया उसे ठंड महसूस हुई। जिशान कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने चारों ओर ध्यान से देखा और फिर WWTF! जिशान झटके से मेहरा नंबर 5 की पीठ पर कूद गया, पूरी तरह से डर गया। बहुत बहुत ज्यादा डरावना। क्या कर रहे हो? क्या यह महज कुछ सांप नहीं है? छोटे मेहरा नंबर 5 ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। यह आदमी इतना चिपकू क्यों था? नहीं, कुछ कुछ सांप। ये स्पष्ट रूप से सांपों का एक विशाल विशाल ढेर था। बहुत बड़ा ढेर। कुछ रंगीन थे और कुछ हरे, काले या सफेद थे और वे फुफकार रहे थे। ये बहुत डरावना था। ठीक है। जिशान ठीक से बोल भी नहीं पाता था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उससे पहले से ही ठंडे पसीने आ रहे थे। लिटिल नंबर 5 शौर्य मेहरा ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हा, आपका भी दिन मंगलमय होगा। क्या तुम इस समय मुझ पर हंस नहीं रहे थे? उसी समय तीसरा भाई कबीर सांप पकड़ने के लिए वहां आया। पारदर्शी कांच का दरवाजा खुला और अंदर उन्मादी हरे सांप, जिनकी लंबाई आधे मीटर से अधिक थी, ऐसे लग रहे थे जैसे वे बाहर उड़ने वाले थे। टॉप स्टूडेंट जिशान इतना डर गया कि फूट फूट कर रोने लगा। वह शौर्य मेहरा से चिपक गया और अपनी लंबी टांगें उसके चारों ओर लपेट लीं, जैसे उसे डर हो कि सांप उसके पीछे आ जाएंगे। जब एक तीसरा भाई सांप पकड़ने के बाद उनके पास से गुजरा तो उसे लगा कि वह डर गया है और यहाँ तक कि जानबूझकर सांप के सिर को पास ले आया। WWTF! टॉप छात्र जिशान की मौके पर ही चीख निकल गई। वह डर के मारे रोने वाला था। छोटा नंबर 5 शौर्य मेहरा, जिसे खंभे की तरह गले लगाया जा रहा था। अरे क्या बेवकूफ है! वह इनमें से कई सांपों को एक हथेली से मार सकता था। ये बस कुछ ही सांप हैं। डर गया क्या? लिटिल फिफथ ब्रदर का स्वर तिरस्कार से भरा था, लेकिन वह अवचेतन रूप से पलट गया ताकि जिशान सांपों से और दूर हो जाए। शीर्ष छात्र जिशान ने रोते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत डरावना है। ये सिर्फ वह नहीं था, अधिकतर लोग डर जाएंगे। ठीक है, ये डरावना है, बेवकूफ। छोटा मेहरा नंबर 5 अवाक था, लेकिन उसके होठों के कोने मुड़ने से खुद को नहीं रोक सके। उसे ऐसा लगा मानो उसने अभी अभी एक राउंड जीता हो। शीर्ष छात्र जिशान, जो अब उतना डरता नहीं था, अचानक महसूस हुआ, ये लड़का लग रहा था। हे छोटे शौर्य, ये भी डरावना है। जिशान ने पास में एक छोटे जार की ओर कमजोर ढंग से इशारा किया जिसमें एक कछुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह सदमे से मरने वाला था। टस्क, बेकार। लिटिल नंबर 5 शौर्य मेहरा एक बार फिर बहुत तिरस्कारपूर्ण था। वह आगे बढ़ा और कछुए के जार को कपड़े के टुकड़े से ढक दिया। बेचारा छोटा कछुआ, मैंने क्या गलत किया कि आपने मुझे अंधेरे में डाल दिया? वाह, छोटा शौर्य कितना ख्याल रखता है। मुझे अब भी उससे डर लगता है। जिशान कमजोर और दयनीय रूप से उसके बगल में सिकुड़ गया और फिर कुछ ही दूरी पर एक कंकाल की ओर इशारा किया। छोटे मेहरा नंबर 5 ने उदास होकर कंकाल को एक तरफ कर दिया। फिर अचानक कुछ एहसास हुआ। क्या तुम पागल हो गए हो? आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, मैं हा। जिशान हंसते हंसते लोटपोट होने वाला था। ये बहुत मजेदार था। हा, बहुत मजेदार। उसके साथ खेलना सचमुच बहुत मजेदार था। जैसे ही जिशान प्रसन्न महसूस कर रहा था। छोटे शौर्य, ये भी डरावना है। वाह, छोटा शौर्य कितना विचारशील है। मुझे अब भी उससे डर लगता है। वह वाला, यह आवाज किसी लड़की से भी अधिक मधुर और नाजुक थी। वह स्पष्ट रूप से एक ईमानदार और उज्ज्वल युवक था। शीर्ष छात्र जिशान, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह तुरंत हंस नहीं सका। वह अब और नहीं हंस सकता। दूसरों के साथ खिलवाड़ करना और फिर बिना जाने खुद को उसमें झोंक देना, इसका यही मतलब था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे भाई को धमकाओ मत। तुम में अभी भी हिम्मत है। सायरा ने जिशान को डांटते समय उग्र होने का नाटक किया, लेकिन पहले के अनुरोध में उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। वीडियो दूसरी ओर छोटे पांचवें भाई, जो नहीं जानता था कि उसकी छोटी बहन और एक निश्चित व्यक्ति क्या कर रहे थे, ने तुरंत संतुष्टि में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मेरी रक्षा के लिए मेरी एक छोटी बहन है और आपके पास नहीं है। आप नहीं। उसे नहीं पता था कि उसकी छोटी बहन और दूसरा पक्ष वीडियो देख रहे थे और उस पर हंस रहे थे। अल्पविराम। प्रहसन के बाद तीसरे भाई कबीर ने पहले ही सांप के पित्ताशय को निकाल लिया था और किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे भाप दिया था। उन्होंने आसिम के लिए सामान्य मेडिकल काढ़ा भी उबाला। सायरा ने थर्ड ब्रदर के विविध संग्रह से कुछ जड़ी बूटियों को चुना और एक मरहम बनाने के लिए उन्हें मोटा कटोरे में पीसना शुरू कर दिया। बैंगनी, हरी और लाल औषधीय जड़ी बूटियां एक साथ मिश्रित हुईं। ऑर्किड जैसी हल्की सुगंध जो बाहर आ रही थी, उसमें एक आश्चर्यजनक दिव्य जैसी हवा थी। उधर एक तीसरा भाई बहुत आश्चर्यचकित हुआ। छोटी बहन ने जो जड़ी बूटियां चुनी थीं, वे स्पष्ट रूप से बहुत सामान्य थीं, लेकिन वे अलग क्यों लगीं? और तुमने ये पहले सीखा था? तीसरा भाई उत्सुकतावश प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। माँ, आप ऐसा कह सकते हैं। जब मैं छोटा था, मैंने दादाजी के साथ भारतीय चिकित्सा की बहुत सारी किताबें पढ़ीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय उनकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर थी। इसके अलावा मुझे चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना पसंद है। वह एक बार जियानिक्सिया दुनिया में स्थानांतरित हो गई थी, जहां दूसरी महिला नायिका, यानी उसे एक बंजर पहाड़ की चोटी पर कैद कर दिया गया था। उसने उस पहाड़ पर घास के ढेर के साथ सैकड़ों साल बिताए थे। भगवान जानता था कि वे दिन कितने असहनीय थे, गुजरती ट्रेन के कभी न खत्म होने वाले ड्रोन की तरह। सौभाग्य से परिणाम बुरा नहीं था। इसके बारे में बात करते हुए ये बहुत प्रभावी है। मुझे इसे तैयार करने में काफी समय लगा। भाई, क्या आप इसे नोट करना चाहते हैं? छोटी बहन का प्यारा सा चेहरा कुछ भी नहीं छिपा रहा था। एक तीसरा भाई स्तब्ध था, लेकिन उसने सिर हिलाया। मम्मा, ठीक है, इस दवा से सर्जरी या हड्डी को दोबारा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये त्वरित हड्डी पुनर्जनन को बढ़ावा दे सकता है। ये चिकित्सा जगत में एक किंवदंती बन जाएगी। कबीर ने ध्यानपूर्वक उस दवा को खोजा जो उसकी छोटी बहन ने बनाई थी। अच्छा, वास्तव में अच्छा। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने अभी तक आसिम का ऑपरेशन नहीं किया था। अन्यथा अब दवा का उपयोग करना आसान नहीं होगा। और आपने इन जड़ी बूटियों के संयोजन के बारे में कैसे सोचा? इन्हें अपेक्षाकृत सामान्य चिकित्सा सामग्री माना जाता था। एक तीसरा भाई एक बच्चे जैसा था, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। मुझे इसे कैसे लगाना चाहिए? ये सिर्फ इतना है कि वे महंगी जड़ी बूटियां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वे आम नहीं हैं और वे महंगी हैं।
इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या मैं साधारण जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में कुछ लेकर आ पाऊंगा। मुख्य बात यह थी कि जब वह उस पहाड़ पर फंसी थी तो वहाँ कोई अधिक महंगी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध नहीं थीं। यदि बेहतर सामग्रियाँ उपलब्ध हों तो कौन उनका उपयोग नहीं करना चाहेगा। हालांकि यदि इस सामान्य औषधि का चमत्कारी प्रभाव होता तो संभवतः बहुत से लोग इसका उपयोग करने के लिए अधिक इच्छुक होते। छोटी बच्ची के चेहरे पर मधुर भाव थे। उसे कुछ याद आया और बोली, ओह ठीक है अंकल यूनुस, आपका वह पैर, मुझे इसे कैसे रखना चाहिए? क्या आपको इसे फिर से तोड़ने और इलाज के लिए इसका उपयोग करने में कोई परेशानी है? मैं गारंटी देता हूं कि यह निश्चित रूप से सामान्य हो जाएगा। सायरा की उज्ज्वल अभिव्यक्ति बहुत आश्वस्त और ईमानदार थी। यूनुस स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। निर्माण स्थल पर उनके पैर में चोट लग गई थी। प्रारंभ में ये बहुत गंभीर नहीं था, लेकिन निर्माण स्थल के मालिक ने जानबूझकर इलाज में देरी की थी क्योंकि वह पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। इसके अलावा यूनुस इलाज पर कोई पैसा खर्च नहीं कर सका, इसलिए वह अपंग हो गया। उसने एक बार वापस आने के बारे में बहुत सोचा था, लेकिन उसने कभी यह सुनने की उम्मीद नहीं की थी कि उसका बेटा, अब जब उन्होंने उसके बेटे को बचा लिया है तो स्वाभाविक रूप से वह उन्हें सीधे उसका पैर उठाने से मना नहीं करेगा, उसका इलाज करना तो दूर की बात है। यूनुस तुरंत सहमत हो गए। सायरा को यह पता था क्योंकि वह कृतज्ञ महसूस कर रही थी और उसने और कुछ नहीं कहा। मरहम पट्टी करने के बाद सायरा ने उसे दर्द सहन करने को कहा। फिर उसने सीधे उसके पैर पर जोरदार प्रहार किया। शौर्य मेहरा और जिशान बगल से देखते ही हिल गए। छोटी लड़की पूरी तरह से केंद्रित थी। यूनुस का पैर सोफे पर रखकर वह मरहम लगाने लगी। बहुत जल्दी हल्के गुलाबी रंग का मलहम उसके पैर पर समान रूप से लगाया गया। ये कपास कैंडी की तरह एक बहुत ताज़ा और कोमल रंग था और इसमें एक नाजुक सुगंध थी। स्तब्ध हो जाने के बाद यूनुस को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके पैर में अब उतना दर्द नहीं है। ऐसा लगा जैसे यह बढ़ रहा है। क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव था? यूनुस को बहुत आश्चर्य हुआ। यह अजीब तरह से आरामदायक महसूस हुआ। क्या मेरा पैर सचमुच ठीक हो सकता है? यूनुस मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्साहपूर्वक पुष्टि के लिए पूछा। पैर में चोट लगने के बाद मुआवजा मांगने पर उन्हें निर्माण स्थल से निकाल दिया गया। कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता था, इसलिए वह केवल कूड़ा उठाने के लिए अपने गृहनगर वापस जा सकता था। उनकी इस बाधा के कारण अधिकांश नियोक्ता उन्हें काम पर रखने के इच्छुक थे। उनका मानना था कि वह सामान्य नौकरी नहीं कर सकते और उनका वेतन स्पष्ट रूप से तुलना में बहुत कम था। यदि वह ठीक हो सके, बेशक आप अधिक से अधिक एक सप्ताह में चलने फिरने में सक्षम हो जाएंगे। हालांकि कोशिश करें कि एक महीने तक कोई भी थका देने वाला काम न करें और अपने पैर को थोड़ा मजबूत होने दें। सायरा का स्वर बहुत निश्चित था और उसका छोटा चेहरा सूरज की तरह गर्म था। यूनुस तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है, धन्यवाद। यूनुस ने अपने बेटे की ओर देखा जो उसके जैसा ही था और अवर्णनीय रूप से आभारी था। जिशान आगे बढ़ा और बोला, ठीक है अंकल, बस यह मान लीजिए कि अमीर लोगों के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। कभी कभी उन्हें अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ते हैं, है ना? ठीक उस समय की तरह जब सायरा ने अपनी बहन की मदद की थी। मान लीजिए कि आपकी पीड़ा उन्हें अपनी श्रेष्ठता की भावना का एहसास करने का मौका देती है। आप स्वस्थ हैं, वे श्रेष्ठ हैं, हर कोई जीतता है। तो इस पर ध्यान मत दो, ठीक है? युवक हल्का सा मुस्कुराया। उसका चेहरा इतना उज्ज्वल था, एक साफ दर्पण की तरह, और यह दिल को गर्म कर देता था। बगल में छोटा पांचवां भाई उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। यह मूर्ख वास्तव में जानता था कि लोगों को कैसे आराम देना है। यूनुस घबरा गया। जिचेन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ठीक है अंकल, वह सही कह रहे हैं। सायरा कुछ और बार जिशान की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से एक सिद्धांतवादी रही हूँ। यदि आप और आपका बेटा न होते तो मैं ये साबित नहीं कर पाता कि मेरी ये दवा अच्छी है। सबसे बुरा से बुरा होता है, अगर मैं भविष्य में दवा बेचने के लिए अपना करियर बदलूं, तो आप मेरी बिक्री में मदद करने के लिए मेरी प्रतिष्ठा के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? छोटी लड़की की आंखें चमक उठीं और उसने बिल्कुल भी उपद्रव नहीं किया। यूनुस जानता था कि वास्तव में उसकी जरूरत नहीं थी। अच्छी चीजें अच्छी थीं, कोई और भी ऐसा करेगा और यह जरूरी नहीं कि वही हो। उसकी मुलाकात एक परोपकारी से हुई थी। कमरा मिलनसार निगाहों से भरा हुआ था जिसने ठंडे कमरे को थोड़ा गर्म कर दिया। अरे, क्या आप निश्चित हैं कि आप नहीं चाहते कि मैं आपको पढ़ाऊं? उसके बाद जिशान ने फिर भी हार नहीं मानी। वह कभी भी आसानी से ट्यूशन देने वालों में से नहीं था। अभिमानी छोटा पांचवां भाई, कौन तुमसे सीखना चाहता है? भले ही शौर्य मेहरा बुरे थे, फिर भी उनकी छोटी बहन थी। ठीक है, जिशान को असहाय महसूस हुआ, लेकिन उसने जिद नहीं की। किसी भी स्थिति में वह निश्चित रूप से उसकी तलाश में आएगा। हे अल्पविराम, सायरा के भाई के हत्यारे होने की बात ऑनलाइन चलती रही। आखिरकार स्पष्टीकरण केवल वास्तविक जीवन के लिए था। हमेशा ऐसा होता था कि अच्छी चीजें सामने नहीं आती थीं, लेकिन बुरी चीजें जंगल की आग की तरह फैलती थीं। अधिकांश लोग बुरी बातों के बारे में सुनकर क्रोधित हो जाते थे और जितनी बुरी बात होती थी उतना ही अधिक यह उनके धार्मिक दिलों को उत्तेजित करता था। इसके विपरीत जब अच्छी चीज़ों की बात आती है तो बहुत से लोग संदेह करने लगते हैं। यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर मामले को तूल दे रहे थे। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कई मार्केटिंग अकाउंट्स ने जानबूझकर सायरा के भाई के हत्यारे होने की बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। आई वाज स्टन्नड एट द टाइम नामक एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने कहा। मैं उस समय स्तब्ध था। लू नाम के एक प्रसिद्ध अभिनेता की छोटी बहन, जिसका हाल ही में सफेद रंग किया गया था, ने एक सामान्य किशोर चांद को मारने के लिए दूसरे भाई के साथ मिलकर काम किया। इस युवक ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और वह अपनी मां पर निर्भर था। ऐसा कहा जाता है कि उस युवक के ग्रेड सर्वोच्च थे और उसका व्यक्तित्व सौहार्दपूर्ण था। उनकी शक्ल भी अव्वल दर्जे की थी, लेकिन उन्हें अपने लाल बालों को रंगने के लिए मजबूर किया गया, जो उन पर अच्छा नहीं लगा। यह एक के बाद एक चीजें होती रहीं, जब तक कि युवक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, किसने सोचा था कि भाई बहनों से उसकी पिटाई होगी। अंत में उसे सीधे स्कूल की छत से नीचे धकेल दिया गया। जब युवक की मां चित्रा अंततः उन दोनों को ढूंढ पाई तो अपराधी ने वास्तव में ऐसी बातें कहीं, इसे अपने मृत बेटे के लिए कर्म संचय के रूप में लें।
अगर उस वक्त आसपास भीड़ न होती तो शायद इस बेचारी माँ पर भी आफत आ जाती। क्या इस दुनिया में कोई कानून है? क्या हत्यारे अपने अपराध से बच सकते हैं? जब तक आपके पास पैसा है, ये ठीक है। स्मार्ट उपयोगकर्ता, कृपया मुझे उत्तर बताएं। मैं ऑनलाइन प्रतीक्षा करूंगा। अंत में एक बेहद क्रोधपूर्ण इमोजी भी जुड़ा हुआ था, जैसे एक छोटी प्यारी लड़की जो गुस्से से मरने वाली थी और उसे सांत्वना देने की जरूरत थी। शौर्य मेहरा द्वारा असीम की पिटाई की कई तस्वीरें भी थीं, साथ ही शौर्य मेहरा असीम की लाश के बगल में खड़े थे। खून का बड़ा पूल विशेष रूप से प्रमुख था और सायरा द्वारा असीम की मां को धक्का देने की तस्वीरें भी थीं। दरअसल ये वो तस्वीरें थीं जो पहले से ही ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही थीं। हालांकि ब्लॉगर एक वास्तविक योजनाकार था। उदाहरण के लिए उन्होंने शौर्य मेहरा और असीम की लड़ाई की तस्वीरों को काले और सफेद रंग में बदल दिया, जिससे शौर्य मेहरा मृत्यु के दुष्ट देवता की तरह दिखने लगे, जबकि असीम अत्यधिक निराशा में चींटी की तरह लग रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने आसिम की मां को देखते समय सायरा के हाव भाव को भी फोटोशॉप किया। एक बार जब ये पोस्ट जारी हुई तो इसने लगभग तुरंत ही गर्मागर्म चर्चा छेड़ दी। नरक खाली था और शैतान मानव संसार में था। सभी ने पोस्ट को अग्रेषित किया ताकि अधिक लोग हत्यारे का चेहरा देख सकें। ब्लॉगर यह विश्वास करना चाहता था कि इस दुनिया में अभी भी प्यार है, इत्यादि। उस दिन 100,000 से अधिक टिप्पणियां और फॉरवर्ड आए और ब्लॉगर के खाते को 10 लाख से अधिक बार देखा गया। कई लोगों ने उत्पादों और परिधानों के लिए उनके पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को भी ब्राउज किया और उनकी बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई। ब्लॉगर अवर्णनीय रूप से प्रसन्न था। जैसे ही वह खुद से प्रसन्न महसूस कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर टिप्पणियां कम होती जा रही हैं। क्या नवीनता कम हो रही थी? पहले प्रति मिनट सैकड़ों संदेश आते थे, लेकिन अब हर कुछ मिनट में कुछ ही संदेश आते थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई इससे थक गया था? क्या उसे कुछ नया बनाना चाहिए? ब्लॉगर ने तुरंत एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया। मैं उस समय स्तब्ध था। लगभग 16 घंटे हो गए। कौन जानता है कि चीजें कैसी चल रही हैं? अगर मैं अबलू भाई बहनों को डांटूं तो क्या अभी कोई मुझे लाइक देगा? सायरा का भाई हत्यारा है। सायरा अपने मृत बेटे के लिए कर्म संचित करें। इस ब्लॉगर ने जानबूझकर ट्रेंडिंग हैशटैग का भी इस्तेमाल किया और पहले से ही खुशी खुशी अगली लहर का इंतजार कर रहा था। हालांकि इसके बदले उसे क्या मिला? भाड़ में जाओ, तुम बकवास ब्लॉगर हो। आपको झूठ बोलने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए बस जाए और अपनी मौत तक झूठ बोलिए। आधी रात में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले भूतों और आपकी जान लेने के लिए आने वाले नर्क के राजा से सावधान रहें। अचरा, ये ब्लॉगर अवाक रह गया। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन तुरंत ही उसे शिक्षित करने के लिए एक सेना आ गई। आपका क्या मतलब है? एक सामान्य किशोर को मारने के लिए दूसरे भाई के साथ मिलकर काम किया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया की सुर्खियां भी इतने आत्मविश्वास से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। तुम बेकार ब्लॉगर हो। क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है? क्या आपने उसे ऊपरी मंजिल से व्यक्ति को धक्का देते देखा? क्या तुमने उसकी छोटी बहन को मां को धमकाते हुए देखा? जैसा कि कहा जाता है, अफवाह फैलाना आसान है, लेकिन इसका खंडन करने में मेहनत लगती है। बस इस ट्रैश मार्केटिंग खाते पर प्रतिबंध लगाएं। उनके पास दिन भर अफवाहें फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। उसे बस इस बात से ईर्ष्या होती है कि वे कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उसकी रिपोर्ट कर दी है। वह परेशान करने वाला है। मैं वास्तव में आपसे अपनी टोपी उतारता हूं। उनके बारे में अफवाहें फैलाने के बाद आपने उन्हें डांटने का बीड़ा उठाया। क्या आपको लगता है कि अभी भी ऐसे बेवकूफ़ होंगे जो आप पर विश्वास करेंगे? नवीनतम समाचारों में यह पहले ही बताया जा चुका है कि वह व्यक्ति बिल्कुल भी हत्यारा नहीं है और यहाँ तक कि वह युवक का रक्षक भी है। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो वह युवक सचमुच चला गया होता। इसके बजाय यह मां थी और आपने दूसरे पक्ष पर हमला करने के लिए उसका बचाव किया। आप वास्तव में केक लेते हैं, खासकर जब से पिता अभी भी आसपास हैं। केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए यह मत कहो कि उसके पिता नहीं हैं। नहीं, क्या चल रहा था? ब्लॉगर को तब तक डांटा गया जब तक कि उसे अपने जीवन पर संदेह नहीं हुआ। वह तुरंत ताज़ा समाचार देखने गए और बहुत जल्दी #young man who jumped not dead #रोहन मेहरा fighting us fighting saving us saving #सायरा apologize to my brother #the worst scoundrel you ever met इत्यादि। ये खबर साउथ सिटी के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो और पीपुल्स न्यूज द्वारा जारी की गई थी और एक जांच के माध्यम से सत्यापित किया गया था। ये सच है कि आसिम उपनाम वाला किशोर एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था और अपनी मां चित्रा के साथ रहता था, लेकिन उसके एक पिता थे, पापा। हालांकि जब वह बहुत छोटे थे तो उनके पिता परिवार का समर्थन करने के लिए काम पर चले गए। क्योंकि वह अक्सर वापस नहीं आ पाता था, आसिम की मां ने कहा कि उसने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया है। हालांकि सच्चाई ये थी कि आसिम के पिता को हमेशा अपने परिवार की परवाह थी और उन्हें ये बताने की हिम्मत भी नहीं हुई कि वह घायल हो गए हैं। दूसरी ओर आसिम की मां ने बहुत पहले ही दूसरी शादी कर ली थी और उन्होंने आसिम की 5 साल की छोटी सौतेली बहन को भी जन्म दिया था। और क्योंकि असीम और शौर्य मेहरा अच्छे दोस्त थे, असीम की मां अक्सर असीम को शौर्य मेहरा से पैसे ठगने के लिए उकसाती थीं। जब आसिम मिडिल स्कूल में थे तब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक इंटरनेट कैफे में अंशकालिक काम किया जहां उनकी मुलाकात शौर्य मेहरा से हुई और वे अच्छे दोस्त बन गए। जगह के मालिक के अनुसार उन दोनों का एक ही सपना था, अपना खुद का ऑनलाइन गेम बनाना और अपना इंटरनेट कैफे खोलना। जहां तक शौर्य मेहरा और असीम की लड़ाई की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की गई थी, असीम को फिर से गुंडों द्वारा धमकाया गया था। उसके लिए शौर्य मेहरा हुड़दंगियों से भिड़ गया था और घायल हो गया था। आसिम अब अपने दिल में अपराध बोध नहीं रख सका और उसने शौर्य मेहरा से नाता तोड़ लिया। शौर्य मेहरा नहीं माने और दोनों में मारपीट होने लगी। उसके बाद आसिम अपनी मां और उसके दूसरे परिवार के पास गया और वह स्कूल वापस गया और इमारत से कूद गया। उसने सोचा कि वह एक अनाथ है जिसे दुनिया में कोई नहीं चाहता, इसलिए शौर्य मेहरा, जो अभी भी चिंतित था, वापस आ गया। एक गवाह ने कहा कि शौर्य मेहरा ने आसिम को पकड़ने के लिए तीसरी मंजिल तक छलांग लगा दी, लेकिन खुद शौर्य मेहरा के मुताबिक आसिम बहुत भाग्यशाली था। चाहे कुछ भी हो, जीवन अनमोल था। उम्मीद है हर कोई इसे पसंद करेगा। स्वयं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह भाई सुंडेरे है। वह शायद सोचता है कि यह शर्मनाक है कि वह अपने दोस्त को ऊपर नहीं खींच सका। इतने गंभीर मामले के दौरान अचानक हंसने के लिए मुझे माफ कर दीजिए।
जोड़ 1। मैं कहना चाहता था दुनिया में ऐसी माँ कैसे हो सकती है, लेकिन उसके बाद यही होती है एक सच्ची कॉमरेड। मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसे एक दर्जन दोस्त दीजिए। बहुत जल्द शौर्य मेहरा के हत्यारे होने की ऑनलाइन अफवाहों का पूरी तरह से खंडन कर दिया गया। जो कोई भी कुछ न जानते हुए भी उपद्रव मचाने का दुस्साहस करता, उसे तुरंत डांटा जाता और सबक सिखाया जाता। इस मामले के कारण छोटे फिफत ब्रदर को उसके अच्छे रूप और व्यक्तित्व के कारण बहुत सारे प्रशंसक प्राप्त हुए। हालांकि चूंकि वे उसके सोशल मीडिया अकाउंट को नहीं जानते थे, वे सभी उसकी छोटी बहन पर ध्यान देने गए। दूसरे शब्दों में, बिग ब्रदर प्रशंसकों की आखिरी लहर के बाद सायरा के सोशल मीडिया अकाउंट ने फिफत ब्रदर प्रशंसकों की एक और लहर खींची। जैसे ही दोनों प्रशंसक समूह एक दूसरे को खुशी से जान रहे थे, उपद्रवी सामने आने लगे। इसलिए भले ही इस मामले का वास्तव में उसके भाई से कोई लेना देना नहीं है, भले ही वह महिला एक पुरानी बदमाश हो, लड़की को शुरुआत में स्पष्ट रूप से सच्चाई नहीं पता थी। क्या आपको नहीं लगता कि इसे अपने मृत बेटे के लिए कर्म संचय के रूप में लें जैसी बातें कहना बहुत ज्यादा है? ये सही है, चाहे मामला कुछ भी हो, वह ऐसा नहीं कह सकती है ना। हम अब जानते हैं कि महिला एक बदमाश है, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ? क्या ये कोई सामान्य व्यक्ति कह सकता है? उसमें स्पष्ट रूप से शिष्टाचार की कमी है। जैसे कि अगर मैंने आपको शुरुआत में चोट पहुंचाई, लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि आप एक बदमाश हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं आपको चोट पहुंचाने से इनकार कर सकता हूं और मैं सही हूं? मुझे नहीं पता कि पहले किसने कहा था कि इस मामले को यथास्थिति में आंका जाए, लेकिन सायरा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह यहाँ अपना नाम साफ नहीं कर पाएगी। ये सही है, ये सही है। वह अपना नाम साफ नहीं कर सकती। इसके बाद हंगामा मच गया। भाई के प्रशंसक वास्तव में अवाक रह गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। क्या आपने उचित आत्मरक्षा शब्द नहीं सुना है? आपको पहले से ही धमकाया जा रहा है। क्या आपको लोगों को अपने ऊपर अभद्र व्यवहार करने देना चाहिए? यदि ऐसा मामला है तो हम केवल एक ही बात कह सकते हैं, कितने सुंदर सफेद कमल हैं। नहीं, ये कहना कि आप सफेद कमल हैं आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सफेद कमल दूसरों पर संदेह नहीं करेंगे और जो कुछ भी करेंगे उसमें हर किसी के बारे में सोचेंगे। हालांकि आप जैसे लोगों को शायद काला कमल कहा जाना चाहिए, क्योंकि आप केवल बुरे लोगों का समर्थन करते हैं और सोचते हैं कि आप बहुत दयालु हैं। आप उपद्रवी क्रोध से फूट पड़े। एक के बाद एक उन्होंने वह वीडियो पोस्ट किया जो स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण रूप से संपादित किया गया था, जिसमें सायरा ने कहा, इसका मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है। आप सभी सावधान रहें। लेकिन बहुत जल्द उनके चेहरे पर फिर से तमाचा पड़ा। राहगीर अभिराज देशमुख नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने एक पूरा वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि चित्रा ने सबसे पहले हाथ उठाया था। सायरा अपने भाई की रक्षा कर रही थी और सायरा ने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि चित्रा पहले आक्रामक थी और उसने दुर्भावनापूर्वक एक अनुचित दृश्य भी बनाया था। संपादित वीडियो से जो बात सीधे तौर पर काट दी गई वह ये थी कि सायरा कह रही थी कि वह मामले की जांच करेगी, अगर इसका उसके भाई से कोई लेना देना नहीं था तो उसने सभी को सावधान रहने की चेतावनी दी। उपद्रवियों को बस यह महसूस हुआ कि उनके चेहरे दर्द से सुन्न हो गए हैं। भाई के प्रशंसक बहुत खुश थे। देखो, आजकल लोग हमारी छोटी बहन को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे अब गंभीरता से संदेह है कि ऑनलाइन भुगतान किए गए ट्रोल जानबूझकर गति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा हमारी छोटी बहन को बदनाम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण वीडियो संपादन क्यों होता? यह मत कहो कि तुम सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। ये सही है, मुझे भी संदेह है। कोई पांचवें भाई और उसके दोस्त की सड़क पर लड़ाई की तस्वीरें क्यों लेगा? खासकर वह फोटो जो सबसे ऊपरी मंजिल से ली गई थी। इससे यह साबित होता है कि उस समय सबसे ऊपरी मंजिल पर कोई और भी था। हे भगवान, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी डरावने शो में हूं। उस व्यक्ति ने निश्चित रूप से पूरी घटना को होते हुए देखा और फिर भी जानबूझकर लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। मेरा सुझाव है कि हम इसकी जांच करें, इसकी मौत तक जांच करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आसिम वास्तव में बिल्डिंग से कूदना नहीं चाहता था, लेकिन फोटो लेने वाले व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया, है ना? आखिरकार कभी कभी भयानक महसूस करना अपरिहार्य है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी डरेंगे यदि वे वास्तव में मर जाते हैं, खासकर जब असीम का इतना अच्छा दोस्त हो। अरे, मेरी खोपड़ी अचानक सुन्न हो गई है। पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं पहले भी मरना चाहता था और सिर्फ एक बार नहीं, लेकिन मैं हर बार दर्द और बदसूरत मौत से डरता था। अंत में मैं काया था और जीवित रहा, हालांकि मैं अब बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। कुत्ते का चेहरा। एक के बाद एक ऑनलाइन उपयोगकर्ता सभी प्रकार के तार्किक अनुमान लेकर आए और एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर को मिनटों में प्रदर्शित किया गया। एक टिप्पणी में कहा गया, युहुआ के एक छात्र के रूप में मैंने शौर्य मेहरा को उसके पूर्वली द्वारा निंदा करते देखा। छोटी बहन ने उससे पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह उसका भाई था। वैसे भी उस वक्त वहां काफी लोग मौजूद थे और सभी शौर्य मेहरा की तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। शौर्य मेहरा ने अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो क्या इसका कोई संबंध हो सकता है? प्रश्न चिन्ह चेहरा। फिर किसी ने उत्तर दिया, ये सही है, मैं भी वहां था। याशिका ने कहा, भले ही हर कोई आपकी खातिरदारी करे, मैं आपको वह करने नहीं दे सकती जो आप चाहते हैं, भले ही आप मेरे भाई हों। मैंने सोचा कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था और कुछ समय के लिए मैं उनका प्रशंसक भी बन गया। अब इसके बारे में सोचो, क्या कोई समस्या हो सकती है? प्रश्न चिन्ह चेहरा। यह अफसोस की बात है कि ये टिप्पणियां लोगों के समुद्र में डूब गईं और अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर पाईं। यहां तक कि जिन छात्रों ने ये टिप्पणियां पोस्ट की, वे भी इन्हें बस लापरवाही से कह रहे थे। आखिर इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था, वे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। हालांकि युहुआ हाई स्कूल के स्कूल फोरम पर यह इतना आसान नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? एक छात्र ने मंच पर एक विचारोत्तेजक प्रश्न पोस्ट किया, विस्तार से बताया कि उस समय यशिका ने शौर्य मेहरा के प्रति कैसे व्यवहार किया था और पूछा कि छत पर एक तस्वीर क्यों थी, वहां निश्चित रूप से कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद था। छात्र अवाक रह गए। उन सभी ने उस दिन यशिका को शौर्य मेहरा को डांटते हुए व्यक्तिगत रूप से देखा था। उस समय शौर्य मेहरा केवल फूट फूट कर हंसे थे, इससे पहले कि वह पलटे और खुद को समझाने के लिए कुछ भी कहे बिना चले गए। उस समय सभी ने सोचा था कि यह यशिका ने जो कहा है उसकी मौन पुष्टि है। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो कौन जानता था कि वह कितना निराश और अवाक रह गया होगा।
फिर यशिका ने ऐसा क्यों किया? छोटी बहन होने के नाते उसे इतना यकीन क्यों था कि शौर्य मेहरा ने किसी को नुकसान पहुंचाया है? क्या वह नहीं जानती थी कि उसकी बातों से उसे बहुत नुकसान होगा? छात्रों ने मामले पर ध्यान से विचार किया और तुरंत एक अकल्पनीय उत्तर लेकर आए। क्या ये जानबूझकर किया गया हो सकता है? ये जानबूझकर किया गया था, है ना? ऐसा हुआ कि कुछ ही समय बाद याशिका बन गई। हर कोई बहुत खुश लग रहा था और पूरे उत्साह से उसे कचरा परिवार से न होने पर बधाई दे रहा था। अभी इसके बारे में सोच रहा हूँ। अरे, अगर सच में ऐसा है तो यह महिला कितनी षड्यंत्रकारी है। डरा हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने दूसरों के साथ भी ऐसा ही किया हो? मैंने सुना है कि उसके बड़े भाई को भी पहले गलत तरीके से बदनाम किया गया था। अचानक मैं उसे गिरते हुए देखना चाहता हूँ। पतझड़ जोड़ 1। मंच पर तीखी बहस हुई। याशिका इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा हरा हो गया। सत्य कौन जानता था? एक षड्यंत्रकारी कौन था? स्पष्टतः वह वही था जिसने दूसरे पक्ष को मारा और उसे इमारत से कूदने पर मजबूर कर दिया। किसने सोचा होगा कि मामले में एक और परत थी? वह व्यक्ति था जिसने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। याशिका गुस्से में थी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू छलक पड़े। कौन जानता था कि उसे अधिक गुस्सा आ रहा था या पछतावा? उसने अपने दांत पीस लिए और अपने नाखून उसकी हथेलियों में गड़ा दिए, खासकर जब उसने सोचा कि कैसे शौर्य मेहरा ने सार्वजनिक रूप से समझाया कि वह अपनी छोटी बहन की रक्षा के लिए कमजोरों को धमकाता नहीं है। उधर जरीना अपने दिल के दर्द को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए उन्होंने जल्दबाजी में याशिका के लिए बात की। बहुत जल्दी उस पर बमबारी की गई। कौन जानता है, हम आप जैसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते जो कहता कुछ है और करता कुछ और है। इसके अनुसार जो कोई भी शर्त हार जाता है उससे बाहर हो जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रपति की ओर से कोई हलचल नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने दूसरे पक्ष से माफी भी नहीं मांगी। कोई व्यक्ति जो सच्चाई जाने बिना किसी और को बदनाम करता है और फिर भी शर्त हार जाता है लेकिन इसे स्वीकार नहीं करता है, उसे कुछ भी कहने का क्या अधिकार है? ये सही है, ये सही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप लोग एक साथ काम कर रहे हैं। आखिरकार आप अच्छे दोस्त हैं, है ना? अरे, मुझे अचानक ऐसा महसूस होता है कि मैं सच तक पहुंच गया हूँ। मुझे मत बताओ कि तुम सच में एक साथ काम कर रहे हो। हा। इसके बाद बहुत सारी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुईं। बहुत जल्द चीजें जरीना के नियंत्रण से बाहर हो गईं। ये देखकर कि कैसे उन पर पागल होने का आरोप लगाया गया था और उन पर सभी प्रकार के हास्यास्पद आरोप लगाए जाने लगे थे, दोनों इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और सीधे स्कूल फोरम को बंद करने के लिए एक हैकर की तलाश की। दर्शक आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। वे वेबसाइट तक पहुंचने में असमर्थ थे। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि इसके पीछे कोई था, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। आखिरकार अग्रवाल परिवार साउथ सिटी के 4 सबसे बड़े परिवारों में से एक था। वहां हु परिवार भी था जो अग्रवाल परिवार का आश्रित था। ऑनलाइन डांटने के अलावा असल जिंदगी में किसी ने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि क्या यह उसके पिछले सभी अपराधों को छुपा सकता है? जैसा कि कहा जाता है, कागज आग को छिपा नहीं सकता, खासकर जब आग काफी तेज हो। देर सवेर कागज निगल लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर दर्शक भी तरह तरह के बेतुके अनुमान लगा रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद कट्टर जासूसों ने इस पर जोर देना बंद कर दिया। आखिरकार लिटिल सिस्टर ठीक थी और ऑनलाइन सब कुछ केवल अनुमान था। बहुत जल्दी ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं ने इस विषय को एक नए विषय के लिए छोड़ दिया। ओह ठीक है, इवैल्यूएटिंग एक्टर्स इंडिया का सीधा प्रसारण कल से शुरू होगा। अंततः मैं छोटी बहन की सुंदरता का अनुभव स्वयं कर सकता हूँ। ये सही है, ये सही है। मैंने अपना नाश्ता भी खरीद लिया है। मैं लिटिल सिस्टर की लाइव स्ट्रीम का इंतजार कर रहा हूँ। मैं लिटिल चिकी डोंट ईट राइस का इंतजार कर रहा हूँ ताकि वह बकवास खा सके। आप लोगों ने जो कहा उसे सुनने के बाद मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइए मिलकर निर्देशक को फिर से प्रेरित करें और सुनिश्चित करें कि वह हमारी छोटी बहन के साथ बेहतर व्यवहार करें। मुझे लगता है कि वह नफरत को बहुत आसानी से आकर्षित कर लेती है। वास्तव में, हालांकि किसने उससे कहा कि जब वह अपना मुंह खोलती है तो वह इतनी दबंग और कटु होती है, लेकिन साथ ही कोमल, विचारशील और प्यारी भी होती है। उसे न देखना जीवन भर की गलती होगी। उसे देखो और मैं शायद जीवन भर के लिए चला जाऊंगा। ऑनलाइन यूजर्स ने एक के बाद एक खुशी भरे कमेंट किए। वहीं दूसरी तरफ इवैल्यूएटिंग एक्टर्स इंडिया के डायरेक्टर जाकिर बुरी तरह फंस गए। वह क्या करे? लाइव प्रसारण पहले से ही आसान था, लेकिन कोई भी कैमरामैन सायरा का अनुसरण करने को तैयार नहीं था और कहा कि वे हड़ताल पर जाएंगे। वह क्या करे? निर्देशक अभिराज देशमुख कल सबके सामने क्रोध से तो नहीं फूटेंगे, है ना? क्या ये कार्यक्रम अभी भी रिकॉर्ड किया जा सकता है? जाकिर ने चिंतित होकर उसके बाल खींचे। जब उसने अपने हाथों में बड़ी मात्रा में काले बाल देखे तो वह अचानक घबरा गया और रोने लगा। वह केवल 40 वर्ष का था। सिसकते सिसकते अल्पविराम। उधर सायरा और छोटा पांचवां भाई तीसरे भाई को फॉर्मूला सौंपकर घर चले गए। घर चले गए। फ्लाइंग स्टार के साथ अभी भी आखिरी बदलाव किया जाना बाकी था और सायरा कल इवैल्यूएटिंग एक्टर्स इंडिया के फिल्मांकन में भाग लेने वाली थी। खेल के कुछ उदाहरण अभी तक पूरे नहीं हुए थे और उन्हें उनके बारे में सोचने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। जब सायरा और छोटा पांचवां भाई घर पहुंचे, आंगन का दरवाजा और सामने का दरवाजा खुला हुआ था। प्रवेश द्वार पर लाल टेप लगा दिया गया था और घर के अंदर यह खाली था, जैसे कि इसे लूट लिया गया हो। भाई, ये सायरा सन रह गई। उसके बगल में छोटे पांचवें भाई ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। हेलो 110, ये साउथ सिटी है। मेरा घर लूट लिया गया। अल्पविराम। जब समीर मेहरा तेजी से गाड़ी लेकर वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला तूल पकड़ चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले आने की योजना बनाई थी, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना घट गई। पिताजी, हम अचानक क्यों आगे बढ़ रहे हैं? कार में बैठने के बाद सायरा ने उत्सुकता से सवाल पूछा। ओह बस, वह संभवतः इसका उत्तर नहीं दे सका कि यह खुशी के एक क्षण में दरवाजा काटने का परिणाम था। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए समीर मेहरा ने ईमानदारी से उत्तर दिया, यह इस तरह है, क्या आपके सभी भाई वापस नहीं आए? हमारा घर शुरू में छोटा था और मुझे चिंता थी कि पर्याप्त जगह नहीं होगी। इसके अलावा जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वह हमारा मूल घर था। ओह, क्या यह ऐसा है?
मम्मा, इसके अलावा यह आपके लिए अपनी माँ से मिलने का समय है। उनकी बेटी कुछ समय पहले ही वापस आ गई थी। समीर मेहरा ने सिर हिलाया और उदास होकर ये शब्द कहे। जब वह और उनकी पत्नी पहली बार साउथ सिटी में बसे थे तब वे इसी बंगले में रहते थे। इसके बाद उनके पास एक और नंबर 2 और बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहते थे। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए ये जोड़ा एक बड़े विला में चला गया। वे वहाँ 3 से 4 साल तक रहे और उस दौरान उनके पास नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 थे। हालांकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। दंपति हमेशा से एक बेटी चाहते थे। आखिरकार उनकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन बच्चे की माँ। उस समय को याद करते हुए समीर मेहरा को नहीं पता था कि वह कैसे बच गया, क्योंकि जब भी वह अपने बच्चों को देखता तो उनकी माँ और उस परिवार के बारे में सोचता। उसने बस उन सभी 5 को पैक किया और उन्हें बाहर फेंक दिया। फिर वह अपनी बेटी को इस बंगले में रहने के लिए ले आया और कभी कभार ही 5 लड़कों की जांच करता था। तब से 17 साल बीत चुके थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि जो बेटी उसके बगल में पली बड़ी थी वह उसकी जैविक बेटी नहीं थी। सौभाग्य से उनकी जैविक बेटी अंततः वापस आ गई। बेटी, धीरे करो, उसके पिता ने स्वयं उसके लिए कार का दरवाजा खोला। ये स्पष्ट रूप से कुछ ही कदमों की दूरी पर था, लेकिन उसके पिता ने इसे विशेष रूप से भव्य बनाया। सायरा को अप्रत्याशित रूप से आधिकारिक तौर पर घर आने का एहसास हुआ। उसके होठों के कोने मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सके और वह दिल की गहराइयों से खुश महसूस कर रही थी। छोटा 5वां भाई उसके साथ चला और यहाँ तक कि उसने उसके लिए एक धूप छाता भी रखा। विला का आंगन बहुत बड़ा था। जहाँ तक नजर जाती थी यह एक बड़े घास के मैदान जैसा दिखता था। इस घास के मैदान में सभी प्रकार की अनोखी हरी वनस्पतियां लगाई गई थीं। वहाँ एक छोटा सा सब्जी का बगीचा, एक छोटा सा फूलों का बगीचा और यहाँ तक कि पशुओं को पालने की जगह भी थी। सब कुछ फल फूल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह की अक्सर देखभाल की जाती थी। एक आलीशान महल जैसा विला घास के मैदान के बीच में स्थित था। एक पत्थर का रास्ता इससे दूर रेट्रो शैली में एक छोटे मंडप तक जाता था। इस छोटे से मंडप पर ताजे और कोमल हरे पौधे चढ़े हुए थे। इसकी छत ऊंची थी और कुछ हरे खीरे भी छत से लटके हुए थे। वे बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। घर में घुसने से पहले सायरा ने उन्हें कई बार लालच से छुआ। यह एक बहुत विशाल और चमकदार लिविंग रूम था। यह शानदार विला पक्षी के घोंसले के आकार में बनाया गया था। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए 2 सीढ़ियां थीं जो दोनों तरफ फैली हुई थीं और कमरे एक दूसरे के सामने थे। इससे बहुत ही जीवंत और गर्मजोशी का एहसास हुआ, मानो घर लोगों से भरा हो। छोटी लड़की आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी जब वह अपने पिता के पीछे पीछे दूसरी मंजिल तक और बाईं ओर के सबसे अंदरूनी दरवाजे तक गई। चरमराहट। दरवाजा खुलते ही भारी और प्राचीन लग रहा था। एक निराशाजनक ठंड थी। शायद काफी समय से इस कमरे में कोई नहीं आया था। ठंडी और साफ सुथरी सतहों से यह आभास हुआ कि कमरा समय में फंस गया था। कमरे के खाली और विशाल परिवेश में एक कोने में कुछ चीजें करीने से रखी हुई थीं। खिड़की के पास दाहिनी ओर एक अनोखा शास्त्रीय पियानो खड़ा था और उस पर संगीत का स्वर थोड़ा सा फड़फड़ा रहा था। इससे यह भ्रम हुआ कि एक युवा लड़की अभी भी वहां बैठी है, सोच समझकर पतली उंगलियों से कोई धुन बजा रही है। सायरा थोड़ी शून्यता से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या महसूस कर रही है, लेकिन उसका दिल अचानक भर गया। आपकी माँ ने आपके जन्म से पहले ये गीत लिखा था। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आप जीवन में ऊंचे स्तर पर उड़ते हुए धुएं के कण की तरह होंगे। बेटी, क्या तुम अपना नाम वापस यशिका रखना चाहती हो? जैसे ही समीर मेहरा बोला, उसे अचानक कुछ याद आया और उसके शब्द दिल के दर्द से भरे थे। अतीत के बारे में सोचते हुए उन्होंने और उनकी पत्नी ने अंततः याशिका पर निर्णय लेने से पहले चरित्र शब्दकोश, विश्वकोश और यहाँ तक कि प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया था। पहले 5 बच्चों के विपरीत नंबर 1 अचानक आया था और उसे बोरान नाम दिया गया था। जहाँ तक नंबर 2 की बात है तो उनका लुक और बाद में उनका व्यक्तित्व साधारण था, इसलिए उन्हें जय मेहरा कहा जाने लगा। जहाँ तक नंबर 3 का सवाल है, उनका नाम उपन्यास में एक जगह से लिया गया था जो उनकी पत्नी उस समय पढ़ रही थी, जिसे कबीर कहा जाता था। नंबर 4 और नंबर 5 के लिए थोड़ा बेहतर था, क्योंकि उनकी माँ तब तक कोरियाई नाटकों के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि सायरा शब्द बहुत अच्छा है। उनकी बेटी ने मीठी मुस्कान दी और कहा, पहले मेरा नाम सायरा अग्रवाल था, जिसका मतलब शांति के लिए प्रार्थना करना होता था। लेकिन अब जब मुझे सायरा कहा जाता है तो इसका मतलब सुरक्षित यात्रा है। क्या यह अच्छा नहीं है? छोटी लड़की की चमकीली आंखें चमक उठीं और उसने आगे कहा, इसके अलावा जीवन में या जो भी हो, धुएं के गुबार की तुलना में मैं एक कठोर व्यक्ति हूँ और जब मैं ठोस जमीन पर होती हूँ तो सुरक्षा की भावना पसंद करती हूँ। आप क्या सोचते हैं पिताजी? उसकी बेटी ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। समीर मेहरा हंसे बिना नहीं रह सके। ये सही है, ये सही है। मुझे लगता है सायरा शब्द भी अच्छा है। सायरा शब्द अच्छा है। जब तक उनकी बेटी को ये पसंद था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे क्या कहा जाता है। ओह ठीक है पिताजी, क्या मैं ये गाना बजा सकता हूँ? इसमें एक अनोखा एहसास था। इसे देखते ही उसकी उंगलियों में खुजली होने लगी। सायरा ने कई बार पियानो का परीक्षण किया। उधर उसके पिता ने आश्चर्य से कहा, बेटी तुम्हें पियानो बजाना आता है? मम्मा, आप ऐसा कह सकते हैं। लड़की ने सिर झुकाकर स्पष्ट उत्तर दिया। उसके पिता ने तुरंत उसके लिए कुर्सी खींची। उसी समय उन्होंने पियानो से अस्तित्वहीन धूल को साफ किया। सायरा बैठ गई। उसने अपने हाथ उठाए, एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं और छोटी घंटियों की झनकार की तरह संगीत पानी की तरह बहने लगा। एक उत्कृष्ट धुन बजी। लड़की अत्यधिक केंद्रित थी। उसका गोरा और कोमल छोटा चेहरा प्रेत जैसा था और उसकी उंगलियां फुर्तीली और चतुर थीं। संगीत बढ़ता और धीमा होता गया, कभी मधुर और कभी धीमा और फिर मधुर होने से पहले कठोर, जैसे बारिश के बाद सूरज। समीर मेहरा स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था मानो वह अतीत में लौट आया हो। उस समय वह और उसकी पत्नी साउथ सिटी आई ही थे। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था और वे वास्तव में बहुत गरीब थे। हालांकि जब वह हर दिन काम से वापस आता था तो उसकी पत्नी उसे शांत करने और प्रोत्साहित करने के लिए गाने बजाती थी। कभी कभी यह शांत होता था, कभी कभी सुंदर, कभी कभी हर्षित, कभी कभी उदास और कभी कभी निराला। अपनी भावनाओं के उफान में वे युगल गीत बजाते और पूरे दिन की थकान धुएं की तरह उड़ जाती। समीर मेहरा रोने से खुद को नहीं रोक सके और अपनी बेटी को घूरते रहे। उधर छोटे 5वें भाई ने पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करना समाप्त कर लिया था।
उन्होंने उत्साहपूर्वक एक चैट ग्रुप बनाया, एलिट लिटिल ब्रदर का स्टिंकी ब्रदर्स चैट ग्रुप 5 इसलिए यशिका नाम पड़ा। इस शब्द का अर्थ है धुआं। एलिट लिटिल ब्रदर का स्टिंकी ब्रदर्स चैट ग्रुप 5 एलिट फिफ्थ लिटिल ब्रदर, छोटी बहन पियानो बजाना जानती है। जब नंबर 5 ने इसे पोस्ट किया, लगभग उसी समय तीसरा भाई, क्या बकवास है। बड़ा भाई, मारना चाहते हैं। चौथा भाई, क्या तुम्हें मार खाने की इच्छा हो रही है। दूसरा भाई, क्या तुम मरना चाहते हो। इससे पहले कि वह कह सके, मैं आपको 5 सेकंड का पूर्वावलोकन देता हूं। दूसरे भाई ने समूह चैट छोड़ दी, बिग ब्रदर ने समूह चैट छोड़ दी और तीसरे भाई और चौथे भाई ने भी समूह चैट छोड़ दी। अभी अभी बनाई गई समूह चैट में वह एकमात्र व्यक्ति बचा था। एकमात्र, तुम सब वही हो जो पिटाई और मौत चाहते हो। लिटिल नंबर 5 शौर्य मेहरा गुस्से से फटने वाला था। उसने उनमें से प्रत्येक को एक निजी संदेश भेजा, छोटी बहन पियानो बजाना जानती है। मैंने अभी एक वीडियो लिया है, लेकिन मैं इसे केवल उस समूह में पोस्ट करूंगा। देखते हैं आप आएंगे या नहीं। हम निश्चित रूप से छोटे नंबर 5 द्वारा वह संदेश भेजने के बाद सभी 4 भाई आज्ञाकारी रूप से वापस आ गए। दूसरा भाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने जिद करते हुए कहा, मैं यहाँ केवल मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आया हूँ। एलिट लिटिल ब्रो, ये 5 सेकंड का पूर्वावलोकन है। लिटिल नंबर 5 ने अपने 4 भाइयों पर नजर डाली जो आज्ञाकारी रूप से समूह में रहे और गर्व से लिटिल सिस्टर के पियानो बजाने का 5 सेकंड का पूर्वावलोकन पोस्ट किया। बहुत जल्दी तीसरा भाई, पूर्ण संस्करण। बिग ब्रदर, पूर्ण संस्करण। चौथा भाई, पूर्ण संस्करण। संक्षिप्त उत्तरों से भाइयों का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। दूसरा भाई ही ऐसा था जिसने कुछ नहीं कहा। वह शायद वहीं बैठा था और मुफ्त यात्रा का इंतजार कर रहा था। पहली बार छोटे नंबर 5 को महसूस हुआ कि उसका जीवन परिपूर्ण था। वह अपने 4 बड़े भाइयों में बीच में थे। लिटिल नंबर 5 खुद से खुश था और वीडियो अपलोड करने ही वाला था, तभी उसे अचानक याद आया कि कैसे उसके बदबूदार भाइयों ने पहले उसे हेय दृष्टि से देखा था। निस्संदेह उसे उनसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हे। लिटिल मेहरा नंबर 5 के चेहरे पर दुष्ट भाव थे क्योंकि उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। यदि आप पूर्ण संस्करण चाहते हैं तो यह संभव है। सामान के लिए पहले मुझे 10 मिलियन भेजें। लिटिल नंबर 5 के चेहरे पर गर्व का भाव था। बहुत जल्द उसके बैंक खाते में बिग ब्रदर, थर्ड ब्रदर और फोर्थ ब्रदर से 30 मिलियन युआन थे और उन्होंने उस पर सामान पहुंचाने के लिए वेचेट पर दबाव डाला। हालांकि वे इतने अमित थे, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हा, लिटिल नंबर 5 हंसी से फूटने वाला था। उसे अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस हुआ। लिटिल नंबर 5 ने बहुत ही सहजता और गर्व से अपने भाइयों को वीडियो भेजा। वह उनसे पूछने ही वाला था कि वे क्या सोचते हैं, तभी उसने देखा बिग ब्रदर ने समूह चैट छोड़ दी, तीसरे भाई ने समूह चैट छोड़ दी और चौथे भाई ने समूह चैट छोड़ दी। पलक झपकते ही केवल वह और दूसरा भाई, जिन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया था, समूह में बचे थे। छोटा नंबर 5, जो अपनी शिकायतों से मरने वाला था। इन 3 निर्दयी मशीनों की आंखें केवल लेन देन के लिए थीं। लिटिल नंबर 5 गुस्से से फटने वाला था। उसने कमजोर तरीके से दूसरे भाई से पूछा, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, दूसरे भाई, क्या आपने उत्तर नहीं दिया है क्योंकि आप व्यस्त हैं। अप्रत्याशित रूप से उसके दूसरे भाई ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं सोच रहा था कि किस तरह के गाने की कीमत इतनी होगी। उसका दूसरा भाई इतना कंजूस कब हो गया। वह आमतौर पर उस पर लाखों रुपए खर्च करता था। लिटिल नंबर 5 बहुत हैरान था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, ओह ठीक है दूसरे भाई, मैं वीडियो सीधे समूह में भेजूंगा। वैसे भी समूह में आपके अलावा कोई नहीं है, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप निश्चित रूप से समूह में बने रहेंगे। निश्चित रूप से, ठीक है। यदि दूसरे भाई ने भी समूह छोड़ दिया तो वह अब जीना नहीं चाहता। लिटिल नंबर 5 के विचार क्रोधित थे। 1 या 2 सेकंड के बाद उसके दूसरे भाई ने एक शब्द में उत्तर दिया, मम्मा। अरे हाँ, लिटिल नंबर 5 शौर्य मेहरा तुरंत खुश हो गए और उन्होंने जल्दी से अपनी छोटी बहन का वीडियो ग्रुप में शेयर कर दिया। जैसे ही वह अपनी छोटी बहन की प्रशंसा करने वाला था, उसने देखा दूसरे भाई ने समूह चैट छोड़ दी, दूसरे भाई ने ग्रुप चैट छोड़ दी, दूसरे भाई ने ग्रुप चैट छोड़ दी। लिटिल नंबर 5 ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह इतना क्रोधित था कि वह कुछ सोच भी नहीं सका। उनके दूसरे भाई ने सदैव अपनी बात रखी। वह निश्चित रूप से उससे झूठ नहीं बोलेगा। अरब मेहरा, तुम बड़े शैतान हो। जय मेहरा, आप बहुत जिद्दी हैं। कबीर, तुम बेवकूफ हो। समर्थ, तुम कायर। लू नंबर 5 बेहद गुस्से में था। उसने समूह के चारों भाइयों को डांटा। जैसे ही छोटा नंबर 5 बहुत बेहतर महसूस कर रहा था, अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। पिताजी। छोटे नंबर 5 शौर्य मेहरा ने अपने पिता को देखा, जो अचानक आगे झुक गए और एक तस्वीर ली। मैं बता नहीं सकता कि हमारे नंबर 5 में वास्तव में इतनी नाराजगी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाइयों को नहीं बताऊंगा। उसके पिता मुस्कुरा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसे वीचैट पर एक सुपर क्यूट स्माइली इमोजी भी भेजा, जैसे कि वह उसके होश में आने का इंतजार कर रहा हो। लिटिल नंबर 5 ने कमजोरी से उसे लिटिल सिस्टर का वीडियो भेजा और उसके पिता ने उसके दयनीय सिर पर हाथ फेरा। ये ठीक है, भविष्य में निश्चित रूप से ऐसी कई चीजें होंगी जिनके लिए मैं आपका उपयोग कर सकता हूँ। तेज दौड़ना याद रखें, ठीक है। समझ गया। अत्यंत व्यथित छोटी संख्या 5। जीवन इतना कठिन क्यों था। हक्का बक्का छोटा तानाशाह ड्रैगन। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही देख सकता है कि उन दोनों को भविष्य में धमकाया जाना तय था। अल्पविराम। रात में दूसरे भाई जय मेहरा अपने शयन कक्ष में सो नहीं सके। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने देखा कि लड़की पियानो बजा रही है। उसकी भौहें सबसे सुंदर थी, उस महिला की तरह जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। हर हरकत, हर भौं और हर मुस्कुराहट इतनी संक्रामक थी जैसे खिलता हुआ ठंडा ऑर्किड या पहाड़ों को ढकने वाली जंगली घास की तरह। वह शांत और नेक थी, साथ ही व्यवहारिक और पागल भी थी। जब तक वह इसके बारे में 1 सेकंड के लिए सोचता, उस आदमी ने अपनी मुट्ठियां हल्की सी भींच लीं। अंत में वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। वह उठा और पानी की बड़ी बोतलें अपने ऊपर डालने के लिए लिविंग रूम में गया। अल्पविराम। अगली सुबह पास के खेत से ताज़ा नाश्ता आया। सायरा ने सादा नाश्ता करने के बाद वह इवैल्यूएटिंग एक्टर्स इंडिया प्रसारण के लिए कार्यक्रम स्थल पर गई। यह एक बहुत विशाल स्थल था जिसे छोटे छोटे कार्यकक्षों में विभाजित किया गया था।
चारों निर्देशकों के एकत्र होने के बाद उन्होंने सामूहिक रूप से एक छोटा प्रोमो वीडियो फिल्माया जिसमें उनसे पूछा गया, आपके अनुसार एक निर्देशक क्या होता है। सायरा के सरल उत्तर देने के बाद वह निर्देशक द्वारा सौंपे गए एक कार्यकक्ष में चली गई। तभी आधिकारिक तौर पर लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। सायरा का कमरा एकदम खाली था। दीवारों पर कुछ कैमरों के साथ वह अंदर अकेली थी। अन्य 3 निर्देशकों की तुलना में ऐसा लगता था मानो वह बहिष्कृत थीं। भाई के प्रशंसक जो सुबह सुबह लाइव स्ट्रीम देखने आए थे हैरान थे। क्या चल रहा है? हमारी छोटी बहन के कमरे में कुछ भी क्यों नहीं है? कैमरे अभी भी नहीं चल रहे हैं। वे दोनों नए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई याशिका खाना लेकर आया है। मृत मत खेलो, प्रोडक्शन टीम बाहर आओ और कुछ कहो। सायरा की लाइव स्ट्रीम पर एक एक करके टिप्पणियां तैरने लगीं। उधर मुख्य संचालक जाकिर को पहले से ही ग्लानि महसूस हो रही थी। उसे दोष नहीं दिया जा सकता। वह सायरा को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता था और उसने कैमरामैन, पटकथा लेखक और कोच को अपना काम करने के लिए ईमानदारी से कहा था। वे वही थे जिन्होंने आने से इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो। दूसरी ओर यशिका की लाइव स्ट्रीम पर टिप्पणियां पहले से ही उड़ रही थीं। हा, वे दोनों नौसिखिया निर्देशक हैं, लेकिन जब मैं अभी देखने गया तो वहाँ केवल कुछ 100 लोग थे। निश्चित रूप से प्रशंसक आधार अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे प्यारे, आप भविष्य में जो भी करना चाहते हैं, आपको पहले अपने प्रशंसकों को मजबूत करना होगा। अन्यथा चाहे आप कितने भी सक्षम क्यों ना हो, यदि आपका समर्थन करने वाला कोई नहीं है तो ये सब व्यर्थ होगा। लाइव स्ट्रीम का नाम निर्देशकों के नाम पर रखा गया था। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया था और दर्शक स्वतंत्र रूप से चुन सकते थे कि वे कौन सी स्ट्रीम देखना चाहते हैं। साथ ही एक सामान्य लाइव स्ट्रीम रूम भी था जिसमें विभिन्न प्रकार के शो के अन्य तत्वों को शामिल किया गया था, जैसे निर्देशकों द्वारा पिछले काम, निर्देशकों और दर्शकों की टिप्पणियों का मूल्यांकन, अभिनेताओं द्वारा किए गए सुधार इत्यादि। ये बाद में संपादन में उपयोग की जाने वाली प्रमुख क्लिप भी होंगी। मौजूदा सेगमेंट में 100 अभिनेता ये तय कर रहे थे कि वे किस निर्देशक से सीखना चाहते हैं। लाइव स्ट्रीम शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे और शो के कई वफादार प्रशंसक पहले ही आगे आ गए थे इसका समर्थन करें। हालांकि चारों निर्देशकों की प्रत्येक लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या, याशिका की लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या अभी भी बेतहाशा बढ़ रही थी और 1 मिलियन दर्शकों को पार करने वाली थी। अन्य 2 निर्देशकों की लाइव स्ट्रीम में केवल 100,000 से कुछ अधिक दर्शक थे, जो बड़े शॉर्ट थे। जहां तक नौसिखिया निर्देशक सायरा की लाइव स्ट्रीम की बात है तो इसमें 2000 से भी कम दर्शक थे। 2000 तुलना करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुख्य निर्देशक जाकिर के पास शब्द नहीं थे। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की और काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सायरा, जिसे कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, कमरे की दीवार की ओर देखती रही। जब उसने मुख्य निर्देशक को यह कहते हुए सुना कि अभिनेता पहले ही कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर चुके हैं, तो लड़की ने लापरवाही से बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। उसने अपनी जेब से एक चिपचिपा नोटपैड निकाला और गंभीरता से विचारों पर विचार करना शुरू कर दिया। आज सायरा एक सामान्य युवा लड़की की तरह तैयार हुई थी। उन्होंने काली पेंसिल पैंट के साथ एक लंबी सफेद शर्ट पहनी थी। वह बहुत पेशेवर लग रही थी और उसने गहरे नीले रंग की टोपी भी पहन रखी थी। थोड़े से लिप बाम के अलावा उसका चेहरा नंगा था। याशिका के साथ तुलना में, जिसने उत्कृष्ट मेकअप किया हुआ था और एक आकर्षक पोशाक पहनी हुई थी, ये कहा जा सकता है कि वे एक स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर थे। हालांकि लड़की की युवा और सुंदर उपस्थिति में जरा भी कमी नहीं आई। अलौकिक याशिका की तुलना में वह सुबह के सूरज की तरह और भी अधिक चमकदार और सुंदर लग रही थी। उसे वहां बैठे हुए देखना ही किसी की आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी था। बहुत जल्दी पहला अभिनेता सामने आया। लाइव स्ट्रीम पहले से ही चीख पुकार के साथ फूट रही थी। क्या कोई इस अभिनेता को जानता है? वह कौन है? वह कौन है? अरे क्या वह बहुत अच्छा नहीं है? वह व्यक्ति कम से कम 1.87 मीटर लंबा था और उसके पतले चौड़े पैर थे। लंबी नाक और तारों भरी आंखों वाला वह मनमोहक चेहरा अद्वितीय था। कैमरे के सामने उनके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। वह हर तरह से हत्यारा था। दर्शक इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने खुद को कार्तिक शर्मा के रूप में पेश किया और वह चुंबकीय आवाज सेलो की तरह गहरी, एक उपन्यास में एक दबंग सीईओ की तरह थी। सभी लोग तुरंत बायडू गए। दुर्भाग्य से हालांकि दर्शकों ने लंबे समय तक खोज की, लेकिन उन्हें उसी नाम के लोग तो मिले, लेकिन वह नहीं, वह शायद बिल्कुल नौसिखिया है। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। उसे लेने के लिए उठाओ। यह कोई प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम नहीं है, इसमें कोई चयन नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी उसे चुनना चाहता हूँ। उठाओ। आपको क्या लगता है कि वह किस निर्देशक को चुनेंगे? लाइव स्ट्रीम के दर्शक उत्साहित थे। इस वर्ष के अभिनेता बहुत अच्छे दिखने वाले थे। हालांकि अभी तक केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित हुआ था। दूसरी तरफ अपने कमरे में जब याशिका ने कैमरे की फुटेज देखी तो उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी आंखों के कोने थोड़े लाल हो गए। एक आदर्श युवा महिला के रूप में वह बचपन से ही बेहद आत्मा अनुशासित थीं। शायद इसलिए कि वह पहले के 5 लोगों की शक्ल सूरत की आदी हो चुकी थी, किसी की नज़र उस पर कभी नहीं पड़ी थी। वह उसे चुनेगा, है ना? वह निश्चित रूप से उसे चुनेगा। उनके प्रबंधक ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि कम से कम 1/3 अभिनेता उन्हें चुनेंगे। वह उनमें से एक था, है ना? उसे होना ही था। याशिका के होठों के कोने पहले से ही दृढ़ मुस्कान में सिमट गए थे, खासकर जब उसने देखा कि वह आदमी पहले ही उसके कार्यस्थल के दरवाजे पर आ चुका था। याशिका थोड़ा उठी और उसका स्वागत करने ही वाली थी कि उसने सुना, वहां कोई है। वह आदमी खूब हंसा। उसके होठों के कोने लोमड़ी जैसी मुस्कान में मुड़ गए और उसकी संकुचित आंखों में प्रेम का संकेत था। ये किसी के दिल की गहराइयों पर बिजली गिरने जैसा था। याशिका घबराए बिना नहीं रह सकी। वहां कहना चाहती थी, लेकिन अब स्क्रीन पर कोई नहीं था। किसी को भी नहीं, क्योंकि वह सायरा के बगल वाले कार्यस्थल में घुस गया था। सायरा का कार्यस्थल। सायरा प्रेरणा के छोटे छोटे अंश लिखने में डूबी हुई थी। चूंकि उसके साथ कोई कैमरामैन, कहानी संपादक या पटकथा लेखक नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। वह केवल ये जानती थी कि पहले अभिनेता उस निर्देशक को चुनने वाले थे जिससे वे सीखना चाहते थे। छोटी लड़की ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी प्रेरणा जारी रखी। जब उसने अचानक सुना, क्या वहां कोई है? ओह! सायरा ने तुरंत उत्साह से ऊपर देखा।
भाई कार्तिक, लड़की ने तुरंत खुद को ऊपर उठाया और अपने छोटे पैरों पर उस आदमी की ओर खुशी से दौड़ी। टिप्पणियों में पहले से ही चीख पुकार मची हुई थी। आह, छोटी बहन कितनी प्यारी है। हालांकि ऐसे उपद्रवी भी थे जो कार्तिक का पीछा कर रहे थे। ये कैसा व्यक्ति है? वह एक सुंदर आदमी को देखकर आगे बढ़ने के लिए इतनी दृढ़ क्यों है? छोटी बहन, जो उस आदमी को गले लगाने ही वाली थी, उसने अपने चारों ओर कैमरे देखे। वह तुरंत रुकी और अपनी नाक रगड़ी। हे, उसके सामने वाला आदमी तुरंत व्यथित लग रहा था। छोटी सायरा मुझे गले लगाने वाली थी। उनकी अभिव्यक्ति में कहा गया, अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे गले लगाओ। वह स्पष्ट रूप से इतना मूर्ख सा लग रहा था, लेकिन उस दिव्य चेहरे के साथ ये बहुत आकर्षक था। कई दर्शक तुरंत नर्म पड़ गए, खासकर पहले के उपद्रवी इससे नाराज थे। वह उसके साथ खराब व्यवहार क्यों कर रहा था? क्यों? स्पष्टतः वह वही थी जो उसे बहकाना चाहती थी। हे, फिर एक साधारण आलिंगन। कैमरे हैं। सायरा ने उनके परिवेश का संकेत देने के लिए अपनी ठुड्डी उठाई और ईमानदारी और असहायता से बात करते हुए मुस्कुराए। कार्तिक को और भी अधिक दुख हुआ। सिर्फ इसलिए कि कैमरे हैं, तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते। तुम केवल गुप्त रूप से ही मेरे लिए अच्छे हो सकते हो। मैं नहीं। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? सायरा हंसे बिना नहीं रह सकी। अंत में वह आगे बढ़ी और आज्ञाकारी रूप से उसे गले लगा लिया। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने अचानक उसकी बांह खींची और चीड़ के पत्तों की खुशबू ने उसे अभिभूत कर दिया और उसे पूरी तरह गले लगाने के लिए उसकी बाहों में मजबूर होना पड़ा। सायरा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सकी। उस आदमी की मजबूत छाती कठोर और मजबूत थी, लेकिन ये तकिए की तरह भी थी। इसमें सुरक्षा की भावना थी और ऐसा महसूस हुआ कि यह किसी को पिघला सकता है। उसने अपनी बड़ी हथेली से उसके सिर के पिछले हिस्से को धीरे से सहलाया। उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और उसकी गर्दन में दबा दिया। किसी तरह अवर्णनीय अपराध बोध था। टिप्पणियां पहले से ही पागल हो रही थीं। आह, क्या चल रहा है? मुझे अचानक ऐसा क्यों महसूस होता है कि मुझे कुत्ते का खाना खिलाया जा रहा है? यह अभिनेता, कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें। हमारी छोटी बहन वह नहीं है जिसे आप गले लगा सकें। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह उसे गले नहीं लगा सकता? ये स्पष्ट रूप से यह महिला है जो उसे गले लगा रही है। कुछ नफरत करने वालों ने खट्टी और अतार्किक टिप्पणियां की, लेकिन तुरंत ही मुंह पर तमाचा जड़ दिया गया। हमारी छोटी सी सायरा की खुशबू बहुत अच्छी है। यह इतना प्यारा है कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। उस आदमी की गहरी आवाज़ साफ शराब की तरह नशीली थी। बोलने के बाद उसने लड़की की गर्दन पर हल्का सा झटका भी मारा। संतुष्ट भाव से उसकी आंखें थोड़ी सी बंद हो गईं। आनंद की अवर्णनीय अनुभूति उसके चेहरे पर गर्मियों की ठंडी हवा की तरह लग रही थी। वह अकेला व्यक्ति नहीं था जो नशे में था। जो कोई भी उसे देख रहा था वह भी नशे में था। आह, ये कैसा अमर व्यक्ति था। हर कोई बस रोना चाहता था। दुर्भाग्य से एक छोटी सी लड़की ने मूड खराब कर दिया। ठीक है, अगर तुम मुझे और गले लगाओगे तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। लड़की ने नाराज होने का नाटक किया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। सायरा को वास्तव में थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत इसे छुपा लिया और इस पर ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, फिर हमें आगे क्या करना चाहिए? सायरा पैर मुड़कर बैठ गई और दोनों यूं ही बातें करने लगे। दूसरी ओर लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों के चेहरों पर मात्र मुस्कान थी। स्क्रीन पर दोनों लोग दुल्हन कक्ष में प्रवेश करने के बाद एक दूसरे का सामना कर रहे नवविवाहित जोड़े की तरह लग रहे थे। यह अकथनीय रूप से मधुर था और लोगों को लालसा का एहसास कराता था। कुछ दर्शकों ने याशिका की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वे अपना तिरस्कार व्यक्त कर पाते, उन्हें अचानक लगा जैसे वे एक नई दुनिया की खोज कर रहे हैं। 30, 40, 50, 100, 200। सायरा की लाइव स्ट्रीम में अचानक इतने सारे लोग क्यों हैं? ये स्पष्ट रूप से 2000 से पहले मात्र था। संख्या में यह अचानक वृद्धि न केवल दूसरों से अधिक हुई, बल्कि सीधे तौर पर उन्हें कुचल दिया। क्या चल रहा था? दर्शक स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्क्रीन की ओर देखा और तुरंत टिप्पणी की, ये सब कार्तिक शर्मा के कारण है ना? ऐसा लगता है कि उनकी वजह से दर्शकों की संख्या बढ़ी है। एक व्यक्ति के लिए सभी विचारों को एकत्रित करने का यही मतलब है। सायरा को वास्तव में आभारी होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने उसे चुना। कई नफरत करने वालों ने इस बात पर नाराजगी जताई, मानो कार्तिक शर्मा की वजह से सायरा की लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या 2 मिलियन हो गई। भाई के प्रशंसक बस उन पर हंसे और उन्हें ऐसे देखा जैसे वे बेवकूफ थे। बहुत जल्दी याशिका के प्रशंसकों को पता चल गया कि यह क्या था। स्क्रीन के बाईं ओर 4 निर्देशकों के लिए एक सर्वेक्षण था। सायरा अब शीर्ष पर थी और उसने याशिका को भी लगभग 10 लाख वोटों से पीछे छोड़ दिया था। याशिका के सभी प्रशंसक अवाक रह गए। ये पता चला कि शुरुआत में सायरा की लाइव स्ट्रीम में बहुत कम लोग थे, क्योंकि वे सभी पंजीकरण करने और मतदान करने गए थे। आखिरकार पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में वास्तव में कई मिनट लगेंगे। यहाँ तक कि डायरेक्टर जाकिर भी हैरान रह गए। दरअसल ये पोल कुछ ऐसा था जिसे शो ने बस यूं ही सेट कर दिया था। आखिरकार आजकल मशहूर हस्तियों का यही चलन है। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीमर्स की भी अपनी प्रशंसक रैंकिंग होती थी। इसलिए शो ने भी एक सेटअप किया। क्या सायरा के प्रशंसक इतने गंभीर थे? कुछ ही देर में वहां लाखों दर्शक मौजूद थे। जाकिर को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या कार्य करने में उस प्रकार की ऊर्जा लगाना बेहतर नहीं था? उम्मीद है वह इस शो में परेशानी पैदा करने नहीं आई थी। जाकिर को सचमुच नहीं पता था कि क्या कहना है। ये कहा जा सकता है कि याशिका के प्रशंसकों के चेहरे थप्पड़ खाने से चुभ रहे थे, खासकर उन लोगों के लिए जो सायरा को हेय दृष्टि से देखते थे और कहते थे कि उनका कोई प्रशंसक नहीं है। हालांकि उपद्रवियों को जल्द ही एक नया मुद्दा मिल गया। टोपी। दर्शक तो बहुत हैं, लेकिन टिप्पणियां बहुत कम हैं। ये सशुल्क उपयोगकर्ता हैं, है ना? अब मैं समझ गया। हा, मैं दर्शकों की संख्या में अजीब वृद्धि के बारे में सोच रहा था। ये देखते हुए कि बहुत अधिक टिप्पणियां भी नहीं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये भुगतान किए गए उपयोगकर्ता हैं, है ना? मैंने नकली चीजें देखी हैं, लेकिन मैंने कभी दिखावटी नकली चीजें नहीं देखी। कम से कम लोगों को टिप्पणी करना सिखाएं, जैसे कि प्रत्येक टिप्पणी के लिए 50 सेंट या कुछ और। हा, मैं हंसी से मर रहा हूँ। हमारी याशिका को देखो और फिर इस तरफ देखो। हे, निश्चित रूप से प्रशंसक दर्शकों की संख्या नकली है। मुख्य बात ये देखना है कि कौन जीवित है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। इतना स्पष्ट मत बनो। हर कोई खुशी से झूम रहा था और हंसते हंसते मरने वाला था।
अचानक कुछ टिप्पणियां स्क्रीन पर उड़ गईं। ये साबित करने के लिए टिप्पणी करने की जरूरत है कि आप जीवित हैं, आप सभी के लिए कितना कठिन है। मूर्ख बेटों, अपने इस पिता के लिए चुप रहो। आप शानदार सुंदरता के मेरे दृष्टिकोण को अवरुद्ध कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर, बीच में और नीचे एक ही टिप्पणी थी, उसके बाद एक आग वाला इमोजी था। नफरत करने वालों ने देखा कि टिप्पणियां स्क्रीन के दाईं से बाईं ओर उड़ रही थीं। पलक झपकते ही 10,000 लाइक बढ़कर 100,000 लाइक, 200,000 लाइक हो गए। बकवास। नफरत करने वाले इतने सदमे में थे कि उनके जबड़े झुक गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह ऐसा था जैसे स्क्रीन के सामने कोई बड़ा शॉट चिल्ला रहा हो, खासकर जब स्क्रीन के नीचे कुछ बहुत बहुत छोटे और कमजोर लाल शब्द दिखाई देते हैं। सोप टिप्पणी बहुत तेजी से चली गई। मुझे ये पसंद नहीं आया। ओ मुझे 100,000 लाइक्स में योगदान करने का मौका नहीं मिला। दुखी। मैं कसम खाता हूं कि मैं दोबारा मक्खन नहीं खाऊंगा। एक नफरत करने वाले बोल भी नहीं सकते थे। उन्होंने सायरा की स्वच्छ HD लाइव स्ट्रीम और स्क्रीन पर लोगों की तेज और ज्वलंत छवि को देखा। जब उन्होंने याशिका की तरफ देखा तो स्क्रीन इतनी सारी टिप्पणियों से भरी हुई थी कि वह अब दिखाई भी नहीं दे रही थी। दर्शक एक के बाद एक प्रशंसा करते रहे, मानो वे कितने अद्भुत हों। अचानक इससे एक बहुत ही घटिया एहसास हुआ। सभी नफरत करने वालों के चेहरे पर कड़वे भाव थे। वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। यहाँ तक कि भाई के प्रशंसक जो वास्तव में टिप्पणियां पोस्ट करना चाहते थे, वे भी अवाक रह गए। क्या चल रहा था? इवैल्यूएटिंग एक्टर्स इंडिया का आधिकारिक लाइव प्रसारण शुरू होने के कुछ मिनट बाद, खासकर कार्तिक के आने के बाद, कंपनी के प्रत्येक शीर्ष अधिकारी ने अपने कर्मचारियों को वेबसाइट लिंक भेजा और बताया कि आज उनके पास एक अतिरिक्त कार्य है, जो लाइव प्रसारण देखना था। यदि उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि टिप्पणियों से स्क्रीन पर आदमी का चेहरा अवरुद्ध नहीं होगा, तो सोमवार को काम पर लौटने पर उन्हें एक उपहार मिलेगा। कर्मचारी स्तब्ध रह गए, विशेषकर वे जो पहले से ही इवैल्यूएटिंग एक्टर्स इंडिया और सायरा मेहरा का अनुसरण कर रहे थे। फिर उन्होंने लाइव स्ट्रीम में उस व्यक्ति के ईश्वरीय स्वरूप को देखा। शो न देखना बर्बादी होगी और ऐसा करने पर उन्हें उपहार भी मिलेगा, निस्संदेह वे देखेंगे। इसलिए यह उग्र गति। सायरा के कार्यस्थल के दो लोगों को कुछ भी पता नहीं था। ये सुनने के बाद कि कुछ और अभिनेताओं ने अपने पसंदीदा निर्देशक को चुन लिया है और उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया है, सायरा थोड़ी उब गई थी। उसकी छोटी उंगलियां, जो फफूंदी लगने वाली थीं, फर्श पर वृत्त बना रही थीं। उसने एक और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और बीच बीच में आहें भरती रही। उसकी छोटी छोटी आंखें बेजान थीं, मानो वह इतनी उब गई हो कि फटने ही वाली हो। ऑनलाइन यूजर्स को यह महसूस हुआ कि उनका दिल दुखा है, लेकिन उन्हें यह मजेदार भी लगा। छोटी बहन एक चलती हुई इमोजी की तरह थी, बहुत वास्तविक, बहुत प्यारा। तो निदेशक, क्या आपने कोई अन्य कार्य व्यवस्थित किया है? यदि आप बस यहीं बैठते हैं तो मुझे लगता है कि आप ढलना शुरू कर देंगे। वह आदमी खुश हो गया और उसने उसकी कलम उठा ली और धीरे से उसके माथे को थपथपाया। उस प्रेमपूर्ण और असहाय स्वर ने चेहरों से खून निकाल दिया कि वे एक जोड़े की तरह कितना व्यवहार कर रहे थे। खासकर तब जब छोटी बहन ने उसे बहुत अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सभी कलाकारों के चयन के बाद ही वे काम को सुलझाना शुरू करेंगे। मुख्य विषय क्या है, इसकी पुष्टि करने के बाद वे आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन शुरू करेंगे। उसकी नर्म और नम्र आवाज बिल्कुल भी उस दबंग तरीके की तरह नहीं थी जो उसने पिछले वीडियो में छोटे पांचवें भाई की रक्षा के लिए किया था। विशेष रूप से उसकी आंखें अभी भी झुकी हुई थीं, मानो कह रही हो, मैं वास्तव में जल्द ही सांचे में विकसित होने जा रही हूँ। भाई के प्रशंसकों का समूह बस चिल्लाना चाहता था, आह, छोटी बहन बहुत प्यारी है। हालांकि अभी भी कई नफरत करने वाले थे। नकली। हालांकि पहले बड़ी बड़ी टिप्पणियों से इंस्टा पर मारे जाने के बाद वे सभी आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गए और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वे अजीब तरह से इधर उधर लटके रहे और लाइव स्ट्रीम देखते रहे। स्क्रीन पर प्यारी को देखते हुए उनके होठों के कोने मुड़ गए, फिर भी उन्होंने तिरस्कारपूर्ण होने का नाटक किया। इसे समझना सचमुच कठिन था। दूसरी तरफ कार्तिक कुछ लेकर आया। हम कोई खेल क्यों नहीं खेलते, जैसे जब हम छोटे थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कार्तिक को धक्का मारते देख सायरा तुरंत उत्तेजित हो गई। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली और युद्ध के लिए तैयार हो गई। उसका ही अतीत में स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके लिए उसे जीतना सामान्य बात थी। पर अब यह स्पष्ट नहीं था कि कौन जीतेगा। सायरा ने खुद को घोड़े की मुद्रा में स्थिर कर लिया और कार्तिक की ओर देखते हुए पोज बनाना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही सरल और सीधा खेल था। वे दोनों एक ही समय में घोड़े की स्थिति में खड़े थे और उनके पैरों को हिलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे की हथेलियों पर थप्पड़ मारे या धक्का दिया। जो भी पहले अपना पैर खो देगा वह हार जाएगा। लाइव स्ट्रीम दर्शक अपनी प्रत्याशा को रोक नहीं सके। एक लंबा और सुंदर आदमी था, जबकि दूसरी एक पतली और विलक्षण छोटी लड़की थी। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, उनकी हथेलियां पहले से ही ऊपर उठी हुई थीं। उन्होंने जांच पड़ताल की और धक्का मुक्की के तरीके से एक दूसरे से बचाव किया। कुछ राउंड के बाद वे दोनों एक जोड़े की तरह थे जो खेल झगड़ा कर रहे थे। इससे एक व्यक्ति को खुजली होती है और वह शाप देना चाहता है। आओ, वास्तव में धक्का लगाओ। क्या किसी को इस तरह लटकते हुए छोड़ने का कोई मतलब है? ये सही है, इसे स्पष्ट रूप से एक ही बार में हल किया जा सकता है, लेकिन आप ये सब कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया है ना? आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, है ना? क्या आप अपना स्नेह दिखा रहे हैं? अगर यह जारी रहा तो मैं लाइव स्ट्रीम छोड़ने जा रहा हूँ। हर कोई उदास था, जैसे ही बहुत से लोग मनमुटाव के साथ जाने वाले थे। अचानक सायरा ने जोर लगाया और धक्का मारा। हर कोई तुरंत चिल्लाने लगा। उस आदमी को अचानक धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया गया और शायद इसलिए कि उसने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया था, सायरा भी गिर पड़ी। इस प्रकार वे दोनों फर्श पर थे, एक दूसरे के ऊपर। वह आदमी बहुत खूबसूरत था और महिला सीधी सादी और उग्र थी। हर कोई इसे नहीं ले सका। जल्दी उसे चूमो, उसे चूमो। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों दर्शकों को निराश नहीं करेंगे। लड़की ने उस आदमी की ठुड्डी उठाई और उसे सूंघने के लिए बुरी तरह आगे की ओर झुकी। उसने आकर्षक लोमड़ी भरी आंखों से कहा, छोटे भाई, मुझे लगता है कि तुम सच में अच्छे दिखते हो। क्या ऐसा है? वह आदमी बहुत सहयोगी था। उसने शर्माने का नाटक किया और अपना सिर भी एक तरफ कर लिया। उसने उत्तेजित कर्कश आवाज में कहा, क्या हमारी सायरा मेरे साथ कुछ बुरा करने जा रही है?
मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा जीजा जी। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहता हूँ। लाइव स्ट्रीम में हर कोई पागल होने वाला था। क्या यह आदमी बहुत अपमानजनक नहीं था? लेकिन वे उससे नफरत क्यों नहीं कर सके? मैं हंसी से मर रहा हूँ। बेशक अभी भी कई नफरत करने वाले लोग थे जो रोते थे कि यह घृणित था। एक उचित आदमी वास्तव में इतना नकली अभिनय कर रहा था। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन उन्होंने टिप्पणियों में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कुछ कहा उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। दूसरी ओर कई बड़े शॉट्स जो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे उन्हें व्यावहारिक रूप से लगा कि उनकी आत्माएं उड़ गई हैं। ये क्या वह सचमुच आविष्ट नहीं था? या क्या ये मानव त्वचा का मुखौटा पहनने वाला कोई व्यक्ति था जो उनके बॉस जैसा दिखता था? हेलो 110। मुझे पूरा संदेह है कि कोई मानव त्वचा के साथ कुछ बुरा कर रहा है। अल्पविराम। जब वे गेम खेल रहे थे तो सायरा की लाइव स्ट्रीम अभी भी गर्म हो रही थी। उदाहरण के लिए, लड़की अचानक उस आदमी को दीवार से चिपका देगी और जैसे ही वह करीब आएगी उसकी टाई खींच लेगी, या वह उसे एक कोने में धकेल देगी या लात मार देगी। यहाँ तक कि वह उसे कमरे में फर्नीचर के कुछ टुकड़ों पर भी धकेल देती थी, जैसे कि वह उसके होठों को चूमने जा रही हो। वह आदमी शुरू से अंत तक बहुत सहयोगी था। वह शर्मीला, प्यारा और कभी कभी शरारती था। उदाहरण के लिए, जब लड़की उसे छेड़ने ही वाली होती थी तो वह अचानक उसके कंधे पर थपथपाता था और कहता था, तुम छोटे बदमाश हो। हर कोई स्क्रीन से बिल्कुल चिपक गया था और वे पागलों की तरह हंस रहे थे, जब तक कि लड़की अचानक फर्श पर गिर नहीं गई और ऐसा लगने लगा कि उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अचानक अपना पैर पटका और चिल्लाए, मैं बोरियत से मर रही हूँ। हर कोई अचानक स्तब्ध रह गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप फ्लर्टिंग में अच्छा समय नहीं बिता रहे थे? फिर भी वो ऐसी भी बहुत प्यारी थी। एक भी आदमी यहाँ क्यों नहीं आया? जैसे ही सायरा बोली, वह फिर उठ बैठी और उदास भाव से स्थिर दरवाजे की ओर देखने लगी। दूसरी ओर एक निश्चित व्यक्ति को पीड़ा महसूस हुई। क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? उनका सीधा साधा सवाल उनके पहले के नकली संकोच से बिल्कुल अलग था। कमजोर टिप्पणियां फिर से लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पर तैरने लगीं। हा, आप एक इंसान नहीं हैं, आप एक कुत्ता हैं, कुत्ते का सिर। सायरा ने तुरंत खुद को सुधारा। नहीं नहीं, आप मेरे साथ हैं। मैं सोच रहा था कि आपके अलावा कोई और क्यों नहीं है। बेशक यह आपकी इच्छाधारी सोच है। कोई नहीं सोचता कि आप सक्षम हैं। एक असामयिक क्षण में एक टिप्पणी तैर गई। लाइव स्ट्रीम में भाई के प्रशंसक गुस्से से फूटने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ, ये सही था। आधे से अधिक अभिनेताओं ने पहले ही अपनी पसंद बना ली थी। पहले व्यक्ति के अलावा किसी और ने छोटी बहन को क्यों नहीं चुना? हर कोई बहुत आश्चर्यचकित हुआ और अन्य निर्देशकों की लाइव स्ट्रीम देखने चला गया। वहां थे यशिका की लाइव स्ट्रीम में पहले से ही 20 लोग जमा थे। यदि 100 अभिनेताओं को समान रूप से वितरित किया जाता है तो प्रत्येक निर्देशक की लाइव स्ट्रीम में 25 लोग होने चाहिए। अभी याशिका को 25 तक पहुंचने के लिए केवल 5 और की आवश्यकता थी, जबकि निर्देशक अभिराज देशमुख और निर्देशक दर्शन के पास क्रमशः 18 और 17 थे। हालांकि सायरा की लाइव स्ट्रीम में केवल एक अचल, एकांत, अपरिवर्तनीय था। क्या चल रहा था? भाई के प्रशंसक बेहद हैरान थे। याशिका की ओर से टिप्पणियां पहले से ही मजाक से भरी थीं। हा, जैसा मैंने सोचा था, वे अभी भी इस बारे में स्पैमिंग कर रहे हैं कि उनकी छोटी बहन कितनी शांत और चंचल है। चाहे वह कितनी भी शांत या चंचल क्यों ना हो, किसी ने उसे नहीं चुना, है ना? तो क्या हुआ यदि आपके पास बहुत सारे दर्शक हैं? तो क्या हुआ यदि आपके बहुत सारे लाइव प्रशंसक हैं? यदि आप में क्षमता नहीं है तो पेशेवर अभिनेता आपको पहचान नहीं पाएंगे। आप एक फूलदान से ज्यादा कुछ नहीं हैं। क्या फायदा? हे, ये सही है। विशेष रूप से वे केवल इस तरह से ध्यान आकर्षित करना जानते हैं। यह अभिनय के बारे में एक उचित शो है, ठीक है। इसके बारे में सोचने पर यह बहुत घृणित है। कौन जानता है कि वे उस लाइव स्ट्रीम में किस प्रकार का कचरा देख रहे हैं। उन्होंने अपनी मूर्ति की लाइव स्ट्रीम में एक के बाद एक बातें की, उनमें से प्रत्येक सायरा को रौंदने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सायरा की लाइव स्ट्रीम में कोई भी टिप्पणी पोस्ट करने की हिम्मत नहीं की थी, जिससे कि उनके पास जो भी शिकायतें थीं वे उन्होंने अपने पक्ष में व्यक्त की। जब भाई के प्रशंसकों ने यह देखा तो उनका गुस्सा फूटने वाला था। वे वास्तव में उन्हें तोड़ना चाहते थे, लेकिन यह सच था कि लिटिल सिस्टर की लाइव स्ट्रीम में कोई नहीं आया। किसी को भी नहीं। एकमात्र व्यक्ति जो आया था वह एक अज्ञात दी लिस्ट सेलिब्रिटी था। वह बहुत अच्छा दिखता था, यही कारण था कि उसने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और ऐसा लगता था कि वह और छोटी बहन एक दूसरे को जानते थे। बाकी के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि लिटिल सिस्टर की पहचान की कमी वास्तव में इस हद तक थी? शिवान्या प्रोडक्शन टीम में उन्होंने जो व्यावसायिकता दिखाई उसमें शायद अधिक जटिल सामग्री शामिल नहीं थी, लेकिन आंखों वाला कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता था। फिर इस कार्यक्रम की प्रोडक्शन टीम उन्हें क्यों आमंत्रित करेगी? क्या वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे? जैसे ही भाई के प्रशंसक जीवन पर संदेह कर रहे थे, अचानक 16 साल की उम्र में डेब्यू किए हुए 7 साल हो गए हैं। वह द ब्रदर नेक्स्ट डोर है जो पूरे इंटरनेट पर लोकप्रिय है। उसकी ईश्वरीय सुंदरता के लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। वह अलविदा पूर्व प्रेमी के साथ हजारों युवा लड़कियों के दिलों में एक अविस्मरणीय व्यक्ति बन गया। अब वह यहाँ है। पर्याप्त आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ वह द ब्रदर नेक्स्ट डोर का लेबल हटा देगा और खुद को चुनौती देगा। वह किस निर्देशक को चुनेगा? आइए हम अभिनेता विराज को आमंत्रित करें। सभी को नमस्कार, मैं विराज हूँ। प्रोडक्शन टीम के परिचय के बाद युवक की अनोखी, थोड़ी कर्कश आवाज गूंज उठी। उन्होंने शुद्ध सफेद शर्ट पहन रखी थी, जिससे वह अमर लग रहे थे, और जब उनका चेहरा स्क्रीन पर आया तो हर कोई चीखने चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। विराज के प्रशंसक विशेष रूप से पागल हो गए जब उन्होंने पूरे स्क्रीन पर भाई भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ स्पैम किया। सायरा के भाई फैंस बस देखते रह गए। यदि उसने उनकी छोटी बहन को नहीं चुना तो उन्होंने शिकायत टैब पर नजर डाली और गुस्से से अपने दांत पीसने लगे। उन्होंने विराज को सबसे पहले निर्देशक अभिराज देशमुख वेन्यू के कमरे की ओर जाते देखा। ठीक है, वह आगे निकल गया। फिर वह निदेशक दर्शन के कमरे की ओर चले गए। ठीक है, वह भी आगे निकल गया। वह पहले ही निदेशक याशिका के कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुका था।
भाई के प्रशंसकों के चेहरे पर उग्र भाव थे। कुछ लोगों ने तो पहले ही क्लिक करके शिकायत विंडो खोल ली थी, उनकी सभी शिकायतें टाइप हो गई थीं और जाने के लिए तैयार थीं। विराज सफलतापूर्वक नौसिखिया निर्देशक सायरा मेहरा की टीम में शामिल हो गए हैं। क्या बहुत खूब। उनकी प्रतिक्रियाएं आधी धीमी थीं, लेकिन भाई के प्रशंसकों में विस्फोट हो गया। वे लॉटरी जीतने से भी अधिक खुश थे। अंततः किसी ने छोटी बहन को चुना। अंततः इसके अलावा यह एक लोकप्रिय बड़ा शॉट था और उनके अभिनय कौशल को पहचान मिली थी, हालांकि उनकी सीमा सीमित थी। विशेष रूप से जब उन्होंने छोटी बहन और विराज का अजीब लेकिन स्पष्ट रूप से गर्मजोशी भरा और मैत्रीपूर्ण अभिवादन देखा तो सभी को सहजता महसूस हुई। वे लिटिल सिस्टर की लाइव स्ट्रीम और अन्य के बीच कम से कम 15 अभिनेताओं के अंतर के बारे में भी उपद्रव नहीं करना चाहते थे। उधर यशिका ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या चल रहा था? क्या यह नहीं कहा गया था कि उसका पक्ष चुना जाएगा? भले ही उसके पास सायरा से कितने भी ज्यादा कलाकार हों, लेकिन अगर वह इतना बड़ा शॉट हार गई तो क्या फायदा? आखिरकार इस तरह के शो में किसी का अभिनय कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका कितना प्रभाव हो सकता है? यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता था कि कौन अधिक लोकप्रिय था और कौन अधिक ऑनलाइन विषयों का विषय था। अरे, याशिका ने दांत पीस लिए। उसे क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अमन नवोदित निर्देशक सायरा मेहरा की टीम में सफलतापूर्वक शामिल हो गए हैं। सान्या सफलतापूर्वक नौसिखिया निर्देशक सायरा मेहरा की टीम में शामिल हो गई हैं। अल्पविराम रिया नौसिखिया निर्देशक सायरा मेहरा की टीम में सफलतापूर्वक शामिल हो गई हैं। और इसी तरह आगे भी। वर्षों के अनुभव वाले अनुभवी अभिनेताओं के साथ साथ लोकप्रिय हस्तियों की भी कमी नहीं थी जिनके अभिनय कौशल पर सवाल उठाए गए थे। 100वें अभिनेता द्वारा एक निर्देशक को चुनने के बाद याशिका को चुनने वाले अभिनेताओं की संख्या 20 रह गई, जबकि सायरा को चुनने वालों की संख्या 1 से बढ़कर 25 से अधिक हो गई। इसका मतलब है कि निर्देशक अभिराज देशमुख और निर्देशक दर्शन की संख्या क्रमशः 24 और 23 हो गई। याशिका के प्रशंसकों को लगा उनके चेहरे पर चुभन, खासतौर पर वे जिन्होंने शुरुआत में किसी के द्वारा नहीं चुने जाने पर दूसरे पक्ष का मजाक उड़ाने के लिए विशेष रूप से इतनी सारी टिप्पणियां पोस्ट की थीं। शुरू में उन्होंने जितना मजाक उड़ाया, उनके चेहरे पर उतना ही दुख हुआ। उसके पास और भी लोग हैं, है ना? हमारी याशिका एक प्रसिद्ध लेखिका है जिन्होंने कई सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकें प्रकाशित की हैं और उनके पास फिल्मांकन का भी काफी अनुभव है। उस व्यक्ति के पास क्या है? क्या ये सब पिछले प्रचार के कारण नहीं है? 25 से भी कम लोगों ने निर्देशक अभिराज देशमुख और निर्देशक दर्शन को भी चुना। साथ ही क्या पिछले सीजन के प्रतिभागियों ने भी इसके बारे में बात नहीं की थी? उनमें से कुछ वास्तव में शुरुआत में बड़े निर्देशकों को चुनना चाहते थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि वे अपने स्तर पर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं की। मुझे लगता है कि इस सीजन में भी उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं। सही है, किसी गुरु का अनुसरण करने और किसी नौसिखिया का अनुसरण करने के बीच यही अंतर है। अगर आपको लगता है कि आप में ताकत है या आप बेहद आश्वस्त हैं, तो आपको किसी मशहूर निर्देशक को शर्मिंदा करने की चिंता नहीं होगी। अन्यथा कौन स्वेच्छा से किसी नौसिखिया को चुनेगा? उनमें से एक या दो ये सोचकर नाराज हुए बिना नहीं रह सके कि उन्होंने जो कहा है उसका कोई मतलब है। स्वाभाविक रूप से मार्केटिंग खातों ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। एक के बाद एक उन्होंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और उन्हें ऑनलाइन फॉरवर्ड कर दिया। बहुत जल्द याशिका के प्रशंसकों के व्यवहार ने बहुत उपहास उड़ाया। जिन लोगों ने याशिका के फिल्मांकन अनुभव के बारे में दींगे हाँकी थी, उन्हें भी बेरहमी से जला दिया गया। कितना हास्यास्पद है। यदि साधारण तस्वीरें लेने को फिल्मांकन का अनुभव माना जा सकता है, तो मुझ में ये कहने का साहस है कि मैं पैदा होते ही फिल्म बनाना सीख गया था। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? और फिर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि अभिनेताओं ने बड़े निर्देशकों को नहीं चुना क्योंकि वे चिंतित थे कि वे काफी अच्छे नहीं थे, जिसका मतलब था कि सायरा को चुनने वाले अधिकांश लोगों में पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था या उन्हें लगता था कि वे पर्याप्त सक्षम नहीं थे। इन लोगों पर भी बमबारी की गई थी, खासकर विराज के फैंस द्वारा। प्रारंभ में वे उदास थे कि उनके आदर्श ने एक ऐसे जंगली और अविश्वसनीय व्यक्ति को चुना था जो हाल ही में ट्रेंडिंग टॉपिक्स में रहा था। हालांकि अब जब याशिका के प्रशंसकों ने अपनी बात रखी तो उन्होंने तुरंत लड़ना शुरू कर दिया। हमारा भाई, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं। क्या मजाक है? यदि आप नहीं जानते कि कैसे बात करनी है तो चुप रहें। अपने आदर्श के प्रति घृणा आकर्षित न करें। याशिका के प्रशंसकों को तब तक डांटा गया जब तक वे छिप नहीं गए। उनके एजेंट ने तुरंत स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे लोग बिल्कुल भी याशिका के प्रशंसक नहीं थे। दूसरी तरफ सायरा की लाइव स्ट्रीम में बातचीत के स्क्रीनशॉट भी मार्केटिंग अकाउंट्स द्वारा पोस्ट किए गए थे। विशेष रूप से सायरा और कार्तिक शर्मा के बीच की बातचीत ने उनकी जोड़ी के बहुत सारे प्रशंसक बना दिए। शिवान्या प्रोडक्शन टीम में एक निश्चित बड़े भाई, जिसने अभी अभी एक दृश्य का फिल्मांकन पूरा किया था, ने चुपचाप अपना फोन निकाला और चुपके से अपनी छोटी बहन से संबंधित समाचार पर क्लिक कर दिया। बहुत जल्दी बिग ब्रदर ने देखा एक हैशटैग था #1SairaMarriageBoard। वीडियो में उसकी छोटी बहन एक लड़के को छेड़खानी कर रही थी और उसे शर्मा भी रही थी। कमेंट्स में खूब चीख पुकार मची। बिग ब्रदर ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसे उसकी छोटी बहन चिढ़ा रही थी और सेट पर उस दिन से उसने तुरंत उस नकली व्यक्ति को पहचान लिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जानबूझकर अपना नाम बदलकर कार्तिक शर्मा रख लिया है। विशेष रूप से जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने छोटी बहन को गले लगाया, जो स्पष्ट रूप से तैयार नहीं थी। अरे यार, एक निश्चित बड़े भाई ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह खास तौर पर शो में गए थे। क्या ये जानबूझकर किया गया था? क्या वह कोई योजना बना रहा था? शुरुआत में वह छोटी बहन के कमरे में एकमात्र व्यक्ति था, इससे पहले कि अंत में व्यावहारिक रूप से सभी ने उसे चुना। क्या ये जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था ताकि उसे छोटी बहन के साथ अकेले अधिक समय मिल सके? उसके उदास और सुंदर चेहरे पर नसें उभर आईं। वह बस किसी को मारना चाहता था। बिग ब्रदर ने तुरंत तस्वीरें और वीडियो डाउनलोड किया और उन्हें 5 भाइयों के चैट समूह में भेज दिया। एलिट बिग ब्रदर के अंडरलिंग्स चैट ग्रुप 5। बड़ा भाई, किसी की नज़र हमारी बिल्ली पर है। आप सब क्या कर रहे हैं? बोलो। इन प्रभावशाली शब्दों पर नंबर 3, जिसने समाचार भी देखा था, ने तुरंत उत्तर टाइप किया, अरे यार, मैं उसे मार डालूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया जी, तीसरे भाई कबीर ने सामान पैक किया और जाने ही वाला था, तभी उसे अचानक याद आया, नहीं, मुझे अभी भी असीम और उसके पिता की देखभाल करनी है। फोर्थ ब्रदर भी अभी भी अपना स्टूडियो स्थापित कर रहा था। मेरी तरफ से भी थोड़ी समस्या है।
अरे, केवल छोटे नंबर 5 ने स्वेच्छा से कहा, मैं आखिर यह क्या है? मैं उसे तुरंत बाहर फेंक दूंगा। वह व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके कोई अच्छे इरादे थे। इसके साथ ही छोटे नंबर 5 ने अपना बैग पैक किया और स्कूल छोड़ने ही वाला था। हालांकि बिग ब्रदर ने उन्हें तुरंत खारिज कर दिया। आप नहीं, तुम बहुत कमजोर हो, वह जालसाज आपको मिनटों में सुलझा लेगा। व्यतीत छोटी संख्या 5। बिग ब्रदर ने फिर कहा, क्या कोई और नहीं है? यही वह क्षण था जब दूसरे भाई ने, जिसने ये दिखावा किया कि उसने अभी अभी संदेश देखा है, उत्तर दिया, चूंकि आप में से किसी के पास समय नहीं है तो मैं जाऊंगा। ऐसा होता है कि मैं थोड़ा मुक्त हो जाता हूं। दरअसल एक सेकंड पहले एक व्यक्ति 10 मिलियन के बड़े मामले को आगे बढ़ा रहा था। बिग ब्रदर उसे इस पर बुलाने में आलसी थे। यदि आप उसे सुलझा नहीं सकते तो वापस आकर मुझसे न मिलें। एक उदास दूसरा भाई, क्या उसे धन्यवाद नहीं मिलना चाहिए? वह अपने दिल की भलाई से मदद कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 भी गूंज उठे, मैं भी, यदि आप उसे सुलझा नहीं सकते तो वापस आकर मुझसे न मिलें। परिवार का तिरस्कार। केवल छोटे नंबर 5 ने उसे एक संदेश भेजा, शुभकामनाएं दूसरे भाई। हम अपनी बिल्ली आपके पास छोड़ते हैं। शोकग्रस्त। ठीक है। एक छोटी सी बिल्ली। एक दूसरे भाई के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी अभिव्यक्ति असहाय थी, लेकिन उसकी चमकदार काली आंखों में खुशी की झलक थी। अल्पविराम। दूसरी तरफ वैरायटी शो इवैल्यूएटिंग एक्टर्स इंडिया की प्रोडक्शन टीम में 100 अभिनेताओं द्वारा अपने निर्देशकों को चुनने के बाद निर्देशक जाकिर ने 4 निर्देशकों को मिशन कार्ड देने के लिए लोगों को भेजा। मिशन की सामग्री थी, संबंधित कर्मचारियों के सहयोग से 4 निर्देशकों को अपने सदस्यों को 24 घंटों में 5 से अधिक लोगों की टीम बनाने में मदद करनी थी और प्रत्येक टीम को परीक्षण के लिए कार्य करने के लिए एक संबंधित स्क्रिप्ट प्राप्त होगी। प्रदर्शन और कमेंटरी आधिकारिक तौर पर कल शाम 7 बजे शुरू होगी। उस समय अभिनेताओं के प्रदर्शन के आधार पर निर्देशक आगे बढ़ते थे या हटा दिए जाते थे। इसमें 100 दर्शक सदस्य और उद्योग पेशेवर भी मौजूद होंगे। प्रोडक्शन टीम ने चारों निर्देशकों को कठिन काम भी दिए। 2 बड़े निर्देशकों ने जीवन और पीरियड ड्रामा के साथ साथ साहित्यिक फिल्मों पर भी ध्यान केंद्रित किया और आइडल ड्रामा को उनका ब्लाइंड स्पॉट कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रोडक्शन टीम ने विशेष रूप से 2 निर्देशकों के लिए 5 आइडल ड्रामा स्क्रिप्ट एक साथ रखी थीं। वे अपनी समझ के अनुसार कथानक को संशोधित कर सकते थे, लेकिन वे मूल स्क्रिप्ट विचार को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते थे। जहां तक नौसिखिया निर्देशकों की बात है, जो शायद आइडल ड्रामा पसंद करेंगे, प्रोडक्शन टीम ने उन्हें जीवन, कार्यस्थल, अपराध और साहित्य से संबंधित 5 गैर आइडल ड्रामा स्क्रिप्ट दी। चूंकि सायरा की टीम में 8 अतिरिक्त लोग थे, इसलिए उसे अभी भी 2 और समान स्क्रिप्ट चुनने या लिखने की जरूरत थी। दूसरे शब्दों में, अन्य टीमों को केवल काम के 4 या 5 सेट तैयार करने की जरूरत थी, जबकि सायरा को 7 सेट बनाने की जरूरत थी। विशेष रूप से स्वयं के अलावा उसके पास प्रॉप्स को इधर उधर ले जाने में मदद करने के लिए केवल कुछ स्टाफ सदस्य थे। उनके पास कोई कहानी संपादक, पटकथा लेखक या कैमरामैन भी नहीं था। केवल मुख्य निर्देशक जाकिर ने गलती से उनके साथ कैमरामैन के रूप में घूमने की पहल की थी। सायरा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने मुख्य निर्देशक जाकिर की ओर देखा, जो व्यक्तिगत रूप से उसका अनुसरण कर रहा था, और उसने सोचा कि यह तरजीही व्यवहार था। उसने बस जाकिर की ओर विनम्रता से सिर हिलाया, फिर अपनी टोपी पहनी और गंभीर हो गई। उसने तुरंत प्रोडक्शन टीम द्वारा दी गई 5 स्क्रिप्ट्स पर नजर डाली, फिर उन 33 अभिनेताओं पर नजर डाली जिन्होंने उसे चुना था, और तुरंत 5 टीमें लेकर आईं। उधर जाकिर हतप्रभ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या वह बहुत तेज नहीं थी? क्या उन्हें पहले थोड़ा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था ताकि वह देख सके कि वे किस चीज में अच्छे हैं? निश्चित रूप से वह यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आई थी, है ना? जाकिर के पास शब्द नहीं थे। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में अपने शब्दों को निगल गया। उसे निष्पक्ष रहना था। दूसरी ओर सायरा की लाइव स्ट्रीम पर पहले से ही कमजोर नफरत भरी टिप्पणियां चल रही थीं। अरे, क्या ये सायरा मेहरा बहुत घमंडी नहीं है? क्या वह मानवाधिकारों को नहीं समझती? उन्होंने अभिनेताओं की राय भी नहीं पूछी और उन्हें सीधे विभाजित कर दिया। क्या यह मजाक है? उसका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? हमारा भाई स्पष्ट रूप से एक दबंग सीईओ की भूमिका में फिट बैठता है, लेकिन उसने उसे कॉमेडी टीम को सौंप दिया। क्या यह मजाक है? एक के बाद एक दर्शक आश्वस्त नहीं थे। सायरा के फैंस भी थोड़े हैरान हो गए। कमरे में अभिनेता भी थे जिन्होंने अपनी आपत्ति जताई। निर्देशक मेहरा, मुझे नहीं लगता कि यह स्क्रिप्ट मुझ पर फिट बैठती है। बोलने वाला व्यक्ति नाजुक और थोड़ा सुंदर नैन नक्श वाला एक युवक था। वह लंबा और पतला था और उसने हल्के रंग की लाल और सफेद चेकदार शर्ट पहनी हुई थी, घर जीन्स और नीले कैनवास के जूते। अपने छोटे, महीन, थोड़े रोएंदार सुनहरे बालों के साथ वह पड़ोस के बड़े लड़के जैसा दिखता था, और उसके अंदर शर्म की थोड़ी ताजगी भरी हवा थी। सायरा ने उसे एक अपराध प्रक्रियात्मक स्क्रिप्ट दी थी। वहाँ एक ईमानदार और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी था, एक ईमानदार और एक भ्रष्ट अपराधी था, और एक छोटा सा गुंडा था जो कुछ भी नहीं जानता था। 5 भूमिकाओं में से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं थीं, अलग और तर्कसंगत, विश्वासघाती, आरक्षित और चतुर, अशिष्ट और अहंकारी, और काया और सनकी। युवक ने यह नहीं सोचा था कि इनमें से कोई भी भूमिका उसके अनुकूल होगी। जैसे ही वह बोला, कॉमेडी टीम का एक लंबा और शांत आदमी धीरे से खांसने लगा। फिर भी उनके भावहीन चेहरे ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। क्या ऐसा है? सायरा कुछ खाली सी लग रही थी। उसने बड़ी आंखों से पूछा, फिर आपको कौन सी स्क्रिप्ट या भूमिका आपके लिए अधिक उपयुक्त लगती है? बस, संघर्ष करते हुए युवक ने अपना सिर खुजलाया और अपने होंठ भींचे। कुछ देर तक वह निर्णय नहीं ले सका। हालांकि उसकी प्यारी और विनम्र उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह संघर्ष के बजाय व्यथित महसूस कर रहा था। उसके होठों के कोने कसकर बंद थे, और देखने वाली संवेदनशील युवा लड़कियों के दिलों में दर्द हो रहा था जब उन्होंने उसका अनिश्चित रूप देखा, खासकर इस युवक के प्रशंसकों ने। उन्होंने तुरंत गुस्से में स्क्रीन पर पोस्ट किया, वह इतनी उग्र क्यों है? क्या वह नहीं जानती कि हमारा बच्चा यश थोड़ा शर्मिला है? इस युवक का नाम यश था। वह भी 19 साल का हुआ था। उन्होंने मूल रूप से 3 साल पहले एक टैलेंट शो आइडल ग्रुप के मुख्य गायक के रूप में शुरुआत की थी, जो पूरे देश में लोकप्रिय था। बाद में, क्योंकि उसके पास टिके रहने का कौशल नहीं था, उसने समूह छोड़ने की पहल की। इसके बाद वह एक्टिंग में आ गए।
उन्होंने ज्यादातर ताज़ा और पसंद आने वाले सहायक किरदार निभाए, जैसे महिला प्रधान की हास्यपूर्ण और अज्ञानी सहायक भूमिका, या उस प्रकार का चरित्र जो गरीब और दयनीय था फिर भी अच्छा और दयालु था। उनके कौशल औसत थे, लेकिन उनके अच्छे संबंध थे और वे बहुत ईमानदार अनुभव देते थे। विशेष रूप से उनकी स्वाभाविक रूप से दयनीय उपस्थिति ने किसी को एक प्यारे छोटे पिल्ला के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने बहुत सारे प्रशंसकों को आकर्षित किया जो उन्हें एक छोटे भाई या बेटे की तरह देखते थे। यह इन बड़ी बहन और माँ के प्रशंसकों की वजह से था, जिन्होंने पागलों की तरह धन जुटाया था कि वह उस समय प्रतिभा शो में पदार्पण करने में सक्षम थे। हालांकि युवक को अपनी सीमाएं पता थीं। वह भी अपने प्रशंसकों के प्यार के लायक बनना चाहते थे, लेकिन ये बेकार था। कई बार ऐसा भी होता था जब आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप ऐसा नहीं कर पाते थे। उन्हें प्रतिभाहीन और कमजोर होने के कारण ऑनलाइन अपमानित किया गया था, और केवल ये जानने के लिए कि दयनीय व्यवहार कैसे किया जाता है और दूसरों को नीचे गिराया जाता है। जितना अधिक यह ऐसा था, उतना ही अधिक उनके प्रशंसक उनकी रक्षा करने के लिए उत्सुक थे, खासकर जब से वह हमेशा बहुत मेहनती थे। वह उनके प्यार के लायक बनना चाहता था और उसने कभी शिकायत नहीं की। इस प्रकार जब उन्होंने सायरा के शब्द सुने, जो वास्तव में उनकी नज़र में ज़्यादा नहीं थे, तो यह एक आक्रामक सवाल था और यश के प्रशंसक तुरंत भड़क उठे। जैसे वे आमतौर पर नफरत करने वालों को डांटते थे, वे बस सायरा को तोड़ना चाहते थे। सायरा के फैंस नाराज हो गए। क्या बिल्ली है, ये कैसा भयंकर, क्या आपको इतना संवेदनशील होना पड़ेगा? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राहगीर हमेशा आपके आदर्श को इसी तरह आंकते हैं। इसकी सबसे अधिक संभावना आपकी वजह से है। और राहगीर थे, आप वास्तव में केक लेते हैं। क्या आप पहले बाकी देखना जारी रख सकते हैं? कौन जानता है, इसकी पटकथा प्रोडक्शन टीम ने लिखी होगी। सभी लोग बहस करने लगे। ऐसा तब हुआ जब टिप्पणियों में बड़े शॉट्स दिखाई दिए। हर कोई चुप हो गया और देखता रहा। क्या गलत है, आप खुद नहीं जानते? युवक की जटिल अभिव्यक्ति को देखकर सायरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने एक और सवाल पूछा। उसके होठों के कोने पहले से ही बुरी तरह से मुड़े हुए थे और उसने ललचाते हुए कहा, या क्या आप वह भूमिका आजमाना चाहते हैं जो मैंने आपके लिए चुनी है? अगर आपको अभी भी लगता है कि इसे आजमाने के बाद ये काम नहीं करेगा, तो आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। ये हर किसी के लिए है। आप क्या सोचते हैं? छोटी लड़की की काली आंखें चमक उठीं। यश से पूछने के बाद उसने बाकियों से पूछा, आप सब क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। केवल कार्तिक विशेष रूप से सहायक थे। वह खूब मुस्कुराए और ताली भी बजाई। बाकी लोग अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर आपने मेरे लिए किसकी व्यवस्था की? उधर यश अभी भी उलझन महसूस कर रहा था। वह बहुत मनमौजी व्यक्ति नहीं था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बचपन से ही हीन महसूस करते थे, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि वह पांचों में से कोई भी भूमिका अच्छी तरह से कर पाएंगे। वह इस शो में इसलिए आए थे क्योंकि उनके मैनेजर ने उन पर यह कहकर दबाव डाला था कि ऐसा करने से उन्हें अपनी सीमाएं तोड़ने में मदद मिलेगी। यश ने भी वास्तव में ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कठिन होगा। युवक की आंखें पहले से ही हल्की लाल थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। सायरा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह और भी मधुर बुरी तरह मुस्कुराए। आप अनुमान क्यों नहीं लगाते? ये थोड़ा अधिक आरक्षित वाला। यश ने बस आपराधिक पक्ष के अंडरकवर एजेंट की ओर इशारा किया। ये किरदार था चीजों को चुपचाप सहने का प्रकार। अन्य पात्रों की तुलना में जो भावनाएं बिखेरते थे या उत्कृष्ट आभा रखते थे, शायद यही एकमात्र भूमिका थी जो उनके लिए अधिक उपयुक्त थी। हम सायरा ने असहमति में अपने होंठ भींच लिए। वह अचानक पास आकर बोली, शायद लोग अक्सर तुम पर शक करते हैं, है न? ऐसी बातें कहना कि आप में पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है, या आप बहुत डरपोक हैं। क्या आप नाराज नहीं हैं? चलो मुझे बताओ, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। लड़की ने अचानक युवक की शर्ट फाड़ दी और उसके चेहरे पर रगड़ने के लिए किनारे से कुछ काला मेकअप पाउडर उठाया। उनके आसपास के सभी लोग तुरंत तनाव में आ गए। उन्हें चिंता थी कि सायरा उस युवक के साथ कुछ करेगी या कार्तिक सबको चुप करा देगा। दूसरी ओर टिप्पणियां पहले ही फूट चुकी थीं। अरे उसे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? यश के प्रशंसक गुस्से से फटने ही वाले थे और उन्होंने अपने दांत पीस लिए। हालांकि सायरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह यश के करीब झुकी और बोली, क्या तुम में हिम्मत नहीं है? उसके होठों के कोने बुरी तरह से मुड़ गए थे, जैसे कि गहरे तिरस्कार से। यश ने बार बार अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह पहले से ही गुस्से में था। उसके सामने ही सायरा ने उसे मजाक में डांटा, तुम ये मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। युवक ने अचानक हाथ बढ़ाया और सायरा को दूर धकेल दिया। उसने अपने दांत भींच लिए। उसके चेहरे पर घबराहट की जगह फौलादी भाव आ गए। यह ऐसा था मानो वह बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। हर कोई स्तब्ध था। सायरा लगभग फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन कार्तिक तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ। अपना सिर घुमाकर कार्तिक से बात करने के बाद सायरा तुरंत उसकी मदद से उठ गई, फिर गर्म मुस्कान के साथ यश की ओर देखा। बहुत अच्छा, बस इतना ही। हालांकि आपकी आंखों को थोड़ा अधिक क्रूर और गर्वित होना चाहिए और कम क्रोधित होना चाहिए। आखिरकार इस प्रकार के व्यक्ति को शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि अब कौन सी भूमिका आपके लिए उपयुक्त रहेगी? छोटी लड़की ने अपना सिर झुकाया और मासूमियत और गर्व के भाव के साथ सवाल पूछा। वह साफ साफ कह रही थी, मेरी नज़र अच्छी है। जब यश वापस होश में आया तब भी वह बहुत आश्वस्त नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल। सायरा का स्वर बिल्कुल निश्चित था। फिर हम इसे दोबारा क्यों नहीं आजमाते? उस घृणित अपराधी की कल्पना कीजिए जो आप पर हंस रहा है, और वह विश्वासघाती आत्मधर्मी पुलिस अधिकारी। आप एक अनियंत्रित नागरिक हैं, लेकिन आप न तो अच्छे हैं और न ही बुरे। प्रकाश, जब सायरा ने एक स्टाफ सदस्य को बुलाया तो उसे अचानक एहसास हुआ। क्या उसे ऐसा कोई नहीं लग रहा था? स्तब्ध। वह जल्दी से इसे स्वयं करने वाली थी, लेकिन अचानक एक लंबी आकृति उसकी दृष्टि रेखा में प्रवेश कर गई। जब उसने रोशनी लाने में उसकी मदद की तो वह सीधा और शांत दिख रहा था। उसने शांत भाव से उससे पूछा, क्या यही है? ओह, दूसरा भाई। सायरा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि उसे काम करना था। सायरा ने दूसरे भाई के हाथ से प्रॉप ले लिया और धुंधली पीली रोशनी लगा दी ताकि ऐसा लगे कि यशमंद रोशनी वाली सड़क पर खड़ा है और धीमी हवा चल रही है। सायरा ने उसकी शर्ट थोड़ी फाड़ दी थी ताकि वह मैला दिखे।
उसके गोरे चेहरे पर काले धब्बे थे और उसका हेयर स्टाइल हवा के कारण अस्त व्यस्त हो गया था। हो गया, इसे आजमाएं, वे आप पर हंस रहे हैं। सायरा ने उसे देखा, फिर किनारे हो गई। युवक बुरी तरह मुस्कुराया। कैमरे के सामने बेरुखी से बात करते हुए उनकी आंखें पहले से ही खून से लथपथ थीं। मेरी शख्सियत उस तरह की नहीं है। युवक ने दांत भींचे और थोड़ा रुक गया। उसके बारे में एक दुष्टतापूर्ण माहौल था, लेकिन गर्व का एक संकेत भी था, जैसे कि वह कह रहा हो, आप क्या जानते हैं? आप जो देख रहे हैं वह सिर्फ हिमशैल का टिप है। आपको लगता है कि आप मुझे जानते हैं? कचरा। हर कोई अवाक रह गया। जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और जो विशेष रूप से यश के नर्म और कमजोर होने के आदी थे, वे हिल भी नहीं सकते थे और रोना चाहते थे क्योंकि उन्हें बस अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस होती थी। हे भगवान, क्या वह वास्तव में इतना अच्छा हो सकता है? क्या वह बहुत सख्त नहीं था? यश के प्रशंसक पहले से ही आंसू में थे। उसने ये किया था, उसने ये किया था। वह निडर भी हो सकता है और हर बात की उपेक्षा भी कर सकता है। ये कैसा है? क्या आप अपने आप से खुश हैं? छोटी लड़की ने उसके काम को गर्व से देखा और लापरवाही से उससे पूछा कि वह क्या सोचता है। हाँ हाँ, युवक ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन अचानक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और नीचे झुक गया। उसने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया और जोर से सूंघा, ऐसा लग रहा था कि वह रो रहा था। सायरा स्तब्ध रह गई और तुरंत घबरा गई। वह जल्दी से नीचे झुकी और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? क्या मैं बहुत ज्यादा हो गई थी? अगर आपको लगता है कि यह अच्छा नहीं है तो आप चुन सकते हैं। नहीं। इससे पहले कि सायरा अपनी बात पूरी कर पाती, युवक ने दबी आवाज में उसे टोक दिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में बात की जिसका उपयोग उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। मैं ये कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी आंखें बेहद लाल थीं। मम्मा, ठीक है। सायरा गंभीरता से सहमत हुई। वह जानती थी कि उसने शायद अपना मन बना लिया है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया उससे और पूछताछ करें। उसने केवल उसके कंधे को थपथपाया और कहा, शुभकामनाएं। उसका मीठा और चमकीला चेहरा सूरज की तरह गर्म था। इसके साथ ही सायरा ने उठते हुए और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ, मम्मा, मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। युवक की धीमी आवाज पहले से ही आत्मविश्वास और निर्णायकता से भरी हुई थी। वह दृढ़ निश्चयी और निडर था। लाइव स्ट्रीम के सामने कई लोग पहले से ही रो रहे थे, खासकर यश की बड़ी बहन और मां के प्रशंसक। वे जानते थे कि यह बच्चा हमेशा खुद को कितना साबित करना चाहता था और वह कितना चाहता था कि उसका अपमान करने वाले ये देखें कि वह अपने प्रशंसकों के प्यार के लायक है। हालांकि वे हमेशा कहते थे कि वास्तव में उसे ऐसा नहीं बनना था, क्योंकि वे असली व्यक्ति को पसंद करते थे जो सबसे अधिक मेहनत करता था। उसने कभी उनकी बात नहीं सुनी। वह तब तक गाते रहे जब तक कि उनकी आवाज़ खराब नहीं हो गई और तब तक नृत्य का अभ्यास करते रहे जब तक कि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गए। फिर भी उन्हें डर था कि दूसरों को पता चल जाएगा, और यह सब केवल मजबूत होने के लिए, भले ही ये थोड़ा सा ही क्यों न हो। मुझे खेद है और धन्यवाद। यश के कई प्रशंसकों ने शब्दों को हल्के ढंग से टाइप किया। वे प्रशंसा और कृतज्ञता से भरे हुए थे। सायरा के भाई के प्रशंसक, जो शुरू में अपनी छोटी बहन का दिखावा करना चाहते थे, उन्हें अब ऐसा करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वे बस खुश थे। छोटी बहन ने सचमुच उन्हें निराश नहीं किया। उधर जाकिर भी अविश्वास से भरा हुआ था। ये स्पष्टतः केवल 17 वर्ष की लड़की थी। आखिर उसने यश के साथ क्या किया? वह कोमल और प्यारा युवक अचानक ये कैसे बन गया? निश्चित रूप से उसने उसे कमतर आंका था। जाकिर ने सायरा के बारे में अभिराज देशमुख वेन्यू की टिप्पणियों को याद किया। हालांकि अभी भी उपद्रवी थे। लाइव स्ट्रीम टिप्पणियों के अलावा कुछ सायरा के कार्यस्थल में भी थे। टस्क, ये स्क्रिप्टेड है ना? यह शायद पहले से ही रिहर्सल किया गया था, अन्यथा उसने यश को ही क्यों चुना और किसी और को नहीं? बस अच्छा है, यश अपनी छवि बदलने की जल्दी में है। भले ही यह काम नहीं करता है, वह शायद अभी भी अपनी मेहनती छवि के साथ बहुत सारे प्रशंसकों को आकर्षित करेगा। उन दोनों ने पहले ही इस पर स्पष्ट रूप से चर्चा की है ना? कमरे के एक निश्चित कोने में एक जोड़ी अंधेरी आंखें तिरस्कार प्रकट कर रही थीं। उसे भी इस कार्यस्थल पर आने के लिए धोखा दिया गया था। वह याशिका को चुनना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये सभी खूबसूरत लोग सायरा को चुनेंगे? कुछ अंदरूनी कहानी तो होनी ही थी। वह देखना चाहती थी कि यह क्या है। महिला के होंठ तिरस्कार से मुड़ गए। अल्पविराम, क्या कोई और भी व्यवस्थाओं से नाखुश है? मैं बस आपके बारे में अपनी पहली छाप के आधार पर टीमों का चयन कर रहा था। हालांकि मेरा मानना है कि मैं लोगों को चुनने में बहुत अच्छा हूं, लेकिन यह अपरिहार्य है कि ऐसे समय होंगे जब मैं बहक जाऊंगा। इसलिए अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आपको उसे जल्द से जल्द सामने लाना चाहिए। बहुत अच्छा, हम इस पर काम कर सकते हैं क्योंकि हम सब एक साथ हैं और आप अपने लिए सबसे उपयुक्त भूमिकाएं चुन सकते हैं। इस तरह हम अनावश्यक दुविधाओं में समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम। छोटी लड़की का गर्मजोशी भरा चेहरा और चमकती आंखें पुष्टि के लिए हर किसी की ओर देख रही थीं। कमरे में कई लोग पहले से ही बेचैन हो रहे थे, खासकर यश में बदलाव देखने के बाद। भले ही उन्हें सौंपी गई भूमिकाओं पर कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी उन्हें कुछ मार्गदर्शन मिलने और खुद को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने की उम्मीद थी। कॉमेडी ग्रुप में पहले से लंबा और शांत आदमी पहले ही आगे बढ़ चुका था। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, किसी ने उसे पीट कर मार डाला। और हमें कुछ भी आवंटित क्यों नहीं किया गया? एक व्यक्ति ने अपने होंठ भींचे और अपने साथ मौजूद अन्य 7 लोगों की ओर इशारा किया। वो काली आंखें कह रही थी, क्या मैं लायक नहीं हूँ? सायरा हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने कृपालु स्वर में कहा, नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मुझे यकीन नहीं है कि अभी आप सभी के लिए क्या उपयुक्त है। इसके अलावा प्रोडक्शन टीम ने मुझे केवल 5 स्क्रिप्ट ही दी। मैं बाद में आप सभी के लिए कुछ और चुनूंगा, या यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप पहले इसके बारे में सोच सकते हैं, फिर हम मिलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पात्र इतने स्पष्ट नहीं है कि आप चुन नहीं सकते। उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक निश्चित व्यक्ति का चेहरा व्यथित और मासूम था। सायरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सकी। अरे, क्या तुम उपद्रवी हो? बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना छोटा सा हाथ उठाया। हालांकि गड़गड़ाहट तेज थी, लेकिन बारिश हल्की थी। वह वास्तव में उस पर प्रहार कैसे सहन कर सकती थी? लाइव स्ट्रीम के सामने चीख पुकार का एक और दौर चला।
भाई के प्रशंसक बहुत उत्साहित थे। वे सभी लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि हमारी छोटी बहन मानवाधिकारों को नहीं समझती। यदि यह भी मानवाधिकारों को मान्यता नहीं दे रहा था तो शायद इस दुनिया में कोई मानवाधिकार नहीं थे। दूसरी ओर एक व्यक्ति के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे क्योंकि उसने सहयोगात्मक ढंग से छोटी लड़की को उसे मारने दिया। उसके बड़े हाथ पहले से ही उसकी कमर पर पहुंचने ही वाले थे। अचानक, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सायरा और कार्तिक के बीच एक लंबी आकृति मजबूती से घुसी हुई है। डी ने बाद वाले को बिना पलक झपकाए थोड़ा पीछे धकेल दिया। दूसरे भाई जय मेहरा का सुंदर चेहरा भावशून्य था, मानो वह कार्तिक को अपने बगल में देख ही न सके। ओह, सायरा हैरान थी। वह नहीं जानती थी कि दूसरा भाई अचानक यहाँ क्यों या कैसे आया था। एक निश्चित दूसरे भाई ने देखा कि वह हैरान थी। उन्होंने गंभीर भाव से समझाया, बिग ब्रदर आने वाले थे लेकिन अंतिम समय में उनके पास कुछ था और उन्होंने विशेष रूप से मुझे कार्यभार संभालने के लिए कहा। मैं मना नहीं कर सका। चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं यूं ही बैठकर कुछ नहीं कर सकता। उसने उसकी ओर देखते हुए इस भाव से कहा, आप जो भी कहें, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसे पूरा करने में आपकी मदद करूंगा। ओह, स्तब्ध। सायरा ने सिर हिलाया और वास्तव में समारोह में खड़ी नहीं हुई क्योंकि उसने दूसरे भाई को निर्देश दिया, मुझे स्क्रिप्ट के लिए कुछ सेट बनाने की जरूरत है क्योंकि कोई बाहरी स्थितियां नहीं हैं। फिर प्रकाश व्यवस्था, पृष्ठभूमि संगीत, इन सभी को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सायरा बोलते बोलते अचानक रुक गई। उसने दूसरे भाई के भावहीन लेकिन स्पष्ट रूप से भ्रमित चेहरे को देखा। हैरान होकर उसने पूछा, क्या आप ये कर सकते हैं मम्मा? एक दूसरा भाई थोड़ा स्तब्ध था। वह कहना चाहता था कि निस्संदेह वह ऐसा कर सकता है। जब वह उब गया तो उसने अन्य चीजें भी सीखीं। हालांकि अपनी छोटी बहन के मासूम और प्यारे चेहरे को देखते हुए उसने बेवजह कहा, मैं सीख सकता हूँ। यह एकदम सख्त और भावशून्य चेहरा था। तुम कर सकते हो। किसी कारण से सायरा अचानक हंसना चाहती थी लेकिन उसने खुद को रोका और कहा, ठीक है, मैं आपको पहले बताऊंगी कि हमें कौन से सेट चाहिए और उन्हें कैसे व्यवस्थित करना है। फिर भाई बहन व्यस्त हो गए। सायरा मेज पर झुकी और सेट की योजना बनाते हुए बोली। दूसरा भाई चुपचाप उसके बगल में खड़ा था। उसकी गहरी आंखें बहुत गंभीर थीं, लेकिन वह शायद अपनी छोटी बहन के चेहरे को देख रहा था। दूसरी तरफ कार्तिक का चेहरा काला पड़ गया था। उनके साथ एक्टर्स का एक ग्रुप भी था जिसे सायरा अभी तक सुलझा नहीं पाई थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कार्तिक ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और अंधेरी आंखों से उस व्यक्ति की ओर देखा। उसे दूसरों को टोकने की आदत नहीं थी, लेकिन और क्या आप अभी सेट बना रहे हैं? वे अभी भी आपके मंचन से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे हिस्से हैं जिन्हें संभवतः संपादित करने की आवश्यकता होगी। आप पहले स्क्रिप्ट और भूमिकाएं तय करने में उनकी मदद क्यों नहीं करते और मैं सेट बनाने में आपकी मदद करूंगा। कार्तिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया जैसे कि वह उसकी राय पूछ रहा हो। इससे पहले उसने लापरवाही से कहा, जब मैं खाली था तो मैंने इंटीरियर डिजाइन का थोड़ा अध्ययन किया, इसलिए मुझे आपकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। या यदि आपको नहीं लगता कि यह संभव है तो हम पहले आपके लिए एक रफ लेआउट बना सकते हैं और आप बाद में अधिक विवरण जोड़ सकते हैं। उन्होंने जय मेहरा की ओर इशारा किया और उस सौम्य और उदात्त भाव से कहा जो बोझ उठाने को तैयार था। ओह, ठीक है। सायरा सहमत होने से पहले एक पल के लिए रुकी। वास्तव में उससे पहले अभिनेताओं को स्क्रिप्ट और भूमिकाएं वितरित करनी चाहिए। अभिनेताओं के चले जाने के बाद वह अपनी लाइनें आजमाने के लिए सेट पर वापस आ सकती थी, जिससे समय की बचत होगी। हालांकि क्या आप दोनों ऐसा कर सकते हैं? पिछली बार ऐसा लगा था कि कार्तिक के साथ थर्ड ब्रदर और बिग ब्रदर की अनबन हो गई है। सायरा थोड़ी परेशान थी। अप्रत्याशित रूप से कार्तिक बहुत आश्वस्त था। बेशक, हमारी छोटी सायरा का भाई स्वाभाविक रूप से मेरा भी भाई है। इसके साथ ही कार्तिक ने दोस्ताना तरीके से दूसरे भाई की बांह पकड़ ली, जैसे कि वे बहुत अच्छी तरह से मिल गए हों। एक निश्चित दूसरा भाई जो इतना आहत था कि उसका चेहरा पहले से ही आधा काला था, उसकी ठंडी आंखों ने कहा, जाने दो। अप्रत्याशित रूप से न केवल उस आदमी ने जाने नहीं दिया बल्कि उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, क्यों? दूसरा भाई, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? वे खाली और मासूम आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी पिछली बार नंबर 3 और नंबर 1 ने देखी थीं। इससे पहले कि दूसरा भाई जवाब दे सके, उस आदमी ने छोटी बहन से कहा, और ऐसा लगता है कि मैं फिर से चीजों की कल्पना कर रहा था। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने कर्तव्यपरायणतापूर्वक दूसरे भाई को रिहा कर दिया। वह आदमी व्यथित और रहस्यमय भाव से दूसरी ओर देखने लगा। यह ऐसा था मानो वह कह रहा हो, मैं बस उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहता हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। बकवास। उदास और ठंडा दूसरा भाई तुरंत मदद नहीं कर सका लेकिन शाप देना चाहता था। उसे अचानक समझ आ गया कि बिग ब्रदर का मतलब नकली से क्या है। तो आप नहीं देख सकते कि वह नाटक कर रहा है? दूसरे भाई जय मेहरा ने सीधा सवाल पूछ लिया। वह बेहद तिरस्कारपूर्ण लग रहा था और छूट के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा था। सायरा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सकी। कार्तिक ने कहा, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। हालांकि वास्तव में पहले उस पक्ष की मदद करनी चाहिए, अन्यथा उसे सब कुछ खुद ही करना होगा। क्या आप उसे थका देना चाहते हैं? कार्तिक का चेहरा पहले से ही गंभीर हो गया था। उसकी गहरी आंखें एक अजगर की तरह थीं और उसका लंबा शरीर एक मजबूत आभा बिखेर रहा था। दूसरा भाई जय मेहरा थोड़ा दोषी महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सचमुच वह सही था। वह छोटी बहन को ऐसा करने में देरी नहीं कर सका, अन्य बातें अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, कार्तिक की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। ओह, ठीक है, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं इनका बचपन का दोस्त हूँ। मेरा नाम कार्तिक सिंघानिया है, लेकिन इस शो के लिए मैंने इसे बदलकर कार्तिक शर्मा कर लिया। किसी को मत बताना। यहाँ तक कि वह जानबूझकर दूसरे भाई को चेतावनी देने के लिए उसके कान के पास भी झुक गया। कार्तिक ऐसे मुस्कुराया जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो, और बोलते समय उसने मित्रतापूर्ण तरीके से अपना हाथ भी बढ़ाया, जैसे कि वह वास्तव में दूसरे भाई से दोस्ती करना चाहता हो। अविश्वासी दूसरा भाई, ये व्यक्ति अब तक बिना पीटे कैसे जीवित रहा? बगल में बैठी छोटी बहन की ओर देखते हुए, जो अभी भी परेशान थी, दूसरे भाई ने अपना तिरस्कार न छिपाते हुए अर्थपूर्ण ढंग से कार्तिक का हाथ हिलाया। कार्तिक बिल्कुल भी नाराज नहीं थे।
उसने देखने के लिए लड़की का चित्र उठाया, फिर पतली उंगलियों से एक कलम उठाया और चित्र बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी मुड़ी हुई आकृति में चिकनी और उत्तम रेखाएं थीं। उस आदमी की केंद्रित आंखें एक गहरे तालाब की तरह थीं और उसका निर्दोष और सुंदर चेहरा ठंडे चांद के नीचे एक फूल की तरह था। उसकी आंखों का रंग हल्का था और उसकी भौहों के बीच एक छोटा सा सिनेबार तिल था जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करता हुआ प्रतीत होता था। ये पूरी तरह से आकर्षक छवि थी। उधर दूसरे भाई जय मेहरा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। आखिर यह व्यक्ति कौन था? दूसरी ओर सायरा आश्वस्त नहीं थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी उससे उतना ही अधिक असंबद्ध महसूस होता था। वह आगे बढ़ी और उस आदमी को जोर से लात मारी। बेशक गड़गड़ाहट तेज थी लेकिन बारिश हल्की थी। उसने कड़ी चेतावनी भी दी, भविष्य में मेरे भाई को धमकाना मत, वरना। वह दांत पीसकर धीमी आवाज में बोली, फिर उसकी कमर पर जोर से चुटकी काट ली। शुरू में वह उसे चिकोटी काटना बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन जब उसने सोचा कि उसने उस दिन क्या कहा था, छोटी लड़की और भी अधिक क्रोधित हो गई और पूरी ताकत लगा दी। मुश्किल एसएस कार्तिक दर्द से चिल्लाया। उसकी कमर को ऐसा लगा जैसे वह झड़ने वाला हो। उसने छोटी लड़की की ओर देखा जिसने उसे नजरअंदाज कर दिया और गुस्से में चली गई। उसका चेहरा गुस्से से थोड़ा फूला हुआ था। कार्तिक ने बेबसी से अपना सिर हिलाया लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और उसे प्यार भरी नजर से देखा। उसने फिर अपना सिर चित्र में छिपा लिया। दूसरी ओर दूसरे भाई जय मेहरा को यह और भी अविश्वसनीय लगा। उसने थोड़ी देर के लिए कार्तिक को संदेह से देखा, लेकिन कार्तिक के साथ अपने काम में शामिल होने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। उधर श्रोता खुशी से झूम उठे। ये व्यक्ति कौन है? वह बहुत सुंदर और सेक्सी है। मुझे लगता है कि मैंने छोटी बहन को उसे दूसरा भाई कहते हुए सुना है। क्या बड़ा भाई छोटी बहन की मदद के लिए यहाँ है? क्या आप जानते हैं कि लिटिल सिस्टर के पास एक भी सहायक नहीं है? हे भगवान, मैं मर रहा हूँ। मैं फिर से पक्ष बदलना चाहता हूँ। ये बड़ा भाई बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हर कोई पागल होने वाला था। बेशक उपद्रवियों और बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं थी। याशिका अपने वर्करूम में अभिनेताओं को उनका काम देने ही वाली थी, तभी अचानक उसके मैनेजर ने उसे बुलाया। बहुत जल्दी याशिका को पता चल गया कि क्या हो रहा था। विशेष रूप से सायरा की ओर से जो कुछ हो रहा था वह ऑनलाइन चल रहा था। एक धारा चीख पुकार से भरी थी और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं को बहुत खुशी दे रही थी, जबकि दूसरी धारा में निंदनीय व्यवहार ने उन्हें क्रोधित कर दिया। ये तुलना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जैसी थी। हालांकि याशिका के प्रबंधक ने पहले ही तुरंत स्पष्ट कर दिया था कि जिन लोगों ने टिप्पणियां पोस्ट की थीं वे याशिका के प्रशंसक नहीं थे। टिप्पणियां उसकी लाइव स्ट्रीम पर पोस्ट की गई थीं और कुछ लोगों ने अपने उपयोगकर्ता नाम में ये भी घोषणा की थी कि वे उसके प्रशंसक थे, इसलिए कई ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं ने उन पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने इसे स्वीकार न करने के लिए उनका तिरस्कार भी किया और उन पर दोष राहगीरों पर थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया। याशिका का चेहरा तनावग्रस्त था। वह गुस्से से फटने वाली थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और याद किया कि सायरा ने शो की रिकॉर्डिंग से पहले क्या कहा था। उसके होठों के कोने बुरी तरह मुड़ गए। अल्पविराम। दर्शकों ने सायरा की लाइव स्ट्रीम में बातचीत के बारे में ऑनलाइन पढ़ा और उनमें से कुछ ने उसकी लाइव स्ट्रीम की तलाश भी शुरू कर दी, जिससे दर्शकों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई। कमरे में एकमात्र कैमरामैन जो इवैल्यूएटिंग एक्टर्स इंडिया के मुख्य निदेशक जाकिर भी थे को टिप्पणियों में इस या उस विशेष अभिनेता का अनुसरण करने के लिए भी परेशान किया गया था। जाकिर पूरी तरह थक गया था, लेकिन अचानक शो से संबंधित एक वीडियो लीक होने का संदेह है। वीडियो में चारों निर्देशक एक लंबी आयताकार सफेद मेज पर बैठे थे। प्रोडक्शन टीम में से किसी ने उनसे पूछा कि निर्देशक क्या होता है। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले दो बड़े नामी निर्देशक थे। निर्देशक अभिराज देशमुख ने कहा कि निर्देशक वह होता है जो कला का प्रसार करता है और सुंदरता की खोज करने में अच्छा होता है। उन्होंने अपने विचारों को सही अभिनेताओं के साथ जोड़ा और जो कुछ भी वे कर सकते थे उसे सभी के देखने के लिए स्क्रीन पर प्रस्तुत किया। निर्देशक दर्शन का जवाब भी कुछ ऐसा ही था। एक निर्देशक ने सभी के लिए मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता को चित्रित करने के लिए अपने सबसे सच्चे दिल का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका काम सफल होगा। ये हर किसी को मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता का अनुभव करने की अनुमति देगा जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। ये दोनों निर्देशक जीवन और फिल्म में समृद्ध अनुभव वाले महान व्यक्ति थे। उनके शब्द और कार्य उनके पोर्टफोलियो से मेल खाते थे और सभी को प्रशंसा से भर दिया। निश्चित रूप से सर्वोच्च उपलब्धियां कभी भी आकस्मिक नहीं थीं। जवाब देने वाले अगले दो नौसिखिया निर्देशक थे। चारों निर्देशकों ने अभिनेताओं और दर्शकों से संबंधित विषयों पर थोड़ी बातचीत की। ये फुटेज संभवतः प्रोमो क्लिप में उपयोग के लिए संपादित किया जाने वाला था। अप्रत्याशित रूप से ये पहले ही लीक हो गया था। नौसिखिया निर्देशक याशिका ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि एक निर्देशक को एक उत्कृष्ट नेता होना चाहिए। उनमें उत्कृष्ट क्षमता और सहानुभूति होनी चाहिए ताकि वे अपने काम के माध्यम से अधिक लोगों तक सकारात्मक और आशावादी विचार फैला सकें और इस तरह खुद को बेहतर बना सकें और दूसरों को शिक्षित कर सकें। बेशक मेरा मानना है कि मेरे पास पहले से ही यह गुण है। मैं एक उत्कृष्ट निर्देशक बनने के लिए भी कड़ी मेहनत करूंगा। जैसे ही याशिका ने बात की उसने आत्मविश्वास और आशावादी ढंग से इस बात पर जोर दिया। उसके शब्दों में मूलतः कुछ भी गलत नहीं था। इससे ये भी पता चलता है कि उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई थी। जब वह छोटी थी तब से शायद उसे कभी कोई झटका नहीं लगा था, लेकिन जब बात सायरा की आई तो चीजें बदल गईं। छोटी लड़की ने अपने होंठ भींच लिए, जैसे उसे लगा ही न हो कि यह पूछने लायक सवाल है। बिना ज्यादा सोचे उसने जवाब दिया, बस कोई है जो अपना दिमाग तेज करता है और दर्शकों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। क्या आखिर क्या बात है? हर कोई हतप्रभ था। इस वीडियो को लीक करने वाले व्यक्ति ने सायरा द्वारा विशेष रूप से निर्देशक पेशे के प्रति सम्मान की कमी की कड़ी निंदा की। जाहिर तौर पर उनके बगल में दो दिग्गज निर्देशक बैठे थे, लेकिन वास्तव में उनके मन में उनके लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं था और उन्होंने ऐसी बकवास की। क्षमा करें, उसने सोचा कि ये दोनों निर्देशक कौन थे? उनके जैसे व्यक्ति को निर्देशक बनने का क्या अधिकार था? वह उन अभिनेताओं को मार्गदर्शन देने के लिए कैसे योग्य थी जिनके पास पहले से ही कुछ प्रसिद्धि थी? मुखबिर, जिसने शो में स्टाफ सदस्य होने का दावा किया था, इसे स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि अगर इस वीडियो लीक के बाद प्रोडक्शन टीम ने उन्हें बर्खास्त कर दिया तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वे बस यही चाहते थे कि हर कोई इस व्यक्ति का बदसूरत चेहरा देखे। बहुत जल्द सायरा पर फिर से बमबारी की गई।
मैं बिल्कुल अवाक हूँ। निर्देशक अभिराज देशमुख पाल्मेडी और पाने वाले हमारे देश के पहले व्यक्ति थे। कौन जानता है कि उन्होंने हमारे देश की फिल्म और टेलीविजन उद्योग के विकास में कितना योगदान दिया है। इसके अलावा निर्देशक दर्शन का महल नाटक पहले भी विदेशों में लोकप्रिय था। मुझे यह अब भी पसंद है। यदि इतने सारे उत्कृष्ट निर्देशक नहीं होते तो क्या हमारे देश की फिल्म और टेलीविजन उद्योग को वैश्विक मंच पर कोई जगह मिलती। वह कौन है जो इतनी घमंडी होने की हिम्मत कर रही है। मुझे याद है निर्देशक अभिराज देशमुख ने पहले उन्हें विशेष रूप से बढ़ावा दिया और प्रोत्साहित किया था। अंत में उसने उसके सामने ये शब्द कहने का साहस किया। क्या पता उस वक्त निर्देशक अभिराज देशमुख को कितना असहज महसूस हुआ होगा। क्या आपने नोटिस किया, मुझे लगता है कि मैंने वीडियो में निर्देशक अभिराज देशमुख को गुस्से में देखा है। ये सही है, ये सही है, मैंने भी इसे देखा। यह उसके शब्दों के कारण होना चाहिए। यदि आप मुझसे पूछें, जो कोई निर्देशक या किसी और के काम का सम्मान नहीं करता है उसे प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। वह वास्तव में एक नौसिखिया निर्देशक बनना चाहती है। निश्चित रूप से उसे मजबूत समर्थन प्राप्त है। एक के बाद एक ऑनलाइन उपयोगकर्ता बेहद तिरस्कारपूर्ण थे। #सायरा जस्ट लाइक योर ब्रेन मेक ऑडियंस स्माइल हैश बहुत तेजी से ट्रेंड करने लगा। इधर भाई के प्रशंसक चिंतित थे। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह संभवतः लिटिल सिस्टर का एक और दुर्भावनापूर्ण संपादन था। उन्होंने बिग ब्रदर को बाहर आकर इससे निपटने के लिए कहा, लेकिन बिग ब्रदर व्यस्त थे और उन्होंने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया। सायरा को पहले ही बहुत डांटा जा चुका था और जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी अभिव्यक्ति भी मीम्स में बदल गई। यहाँ तक कि नए राहगीर भी, जो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है, जल्दी ही भटक गए। वे केवल इतना जानते थे कि सायरा नाम का ये व्यक्ति निर्देशकों या प्रोडक्शन टीम में किसी अन्य का सम्मान नहीं करता था। इस प्रकार उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया, ये वास्तव में अच्छा नहीं है, और उनका मूड इस हद तक खराब हो गया कि उन्होंने तुरंत उसे डांटना भी शुरू कर दिया। ये जबरदस्त था। सायरा की लाइव स्ट्रीम पर एक के बाद एक लोग आते गए। एक के बाद एक अपमानजनक टिप्पणियों का अंबार लग गया और पूरी स्क्रीन पूरी तरह से ढक गई। यहाँ तक कि जब टिप्पणियों में बड़े शॉट्स ने कुछ कहा तो वह बेकार था, क्योंकि कोई भी उनके कमेंट्स को स्क्रीन पर नहीं देख पाता था। ट्राइपोफोबिया से पीड़ित कोई व्यक्ति इसे देखकर संभवतः बीमार पड़ जाएगा। शुरुआत में भाई के प्रशंसकों ने दूसरों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कोई नहीं सुन रहा था। इसलिए उन्होंने बस टिप्पणियां बंद कर दी और लिटिल सिस्टर को काम करते देखने पर ध्यान केंद्रित किया। स्क्रीन पर सफेद शर्ट और टोपी पहने एक छोटी लड़की स्क्रिप्ट का ध्यानपूर्वक संपादन कर रही थी और समय समय पर अभिनेताओं को अपने अभिनय में कुछ ध्यान देने के लिए कहती थी। जब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता था जो वास्तव में सिखाई नहीं जा सकती थी तो वह अक्सर ऐसा करती थी, इसे स्वयं प्रदर्शित करें। शुरुआत में वह कितनी उबी हुई थी इसकी तुलना में अब उसके परिश्रम ने उसे बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा बना दिया है। यह विशेष रूप से मजेदार भी था, चाहे वह अभिनय के बारे में बात कर रही हो या नहीं। उसने बेवजह लोगों को हंसाया। भाई के प्रशंसक ये देखकर खुश हुए, लेकिन बेवजह उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? भले ही वह पेशेवर न हो, ऐसी छोटी बहन को निश्चित रूप से समर्पित माना जा सकता है ना? सिर्फ एक वाक्य के कारण उन्हें इस हद तक डांट पड़ी। किस आधार पर? वह केवल 17 साल की लड़की थी। भाई के प्रशंसक जितना अधिक देखते थे वे उतना ही अधिक असहज महसूस करते थे। उन्होंने मुख्य निर्देशक जाकिर से भी पूछा कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ निर्देशक जाकिर खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सके, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। सायरा ने पिछले इंटरव्यू में यही कहा था। जो वीडियो लीक हुआ था उसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से संपादित या कुछ भी नहीं किया गया था। सच कहूं तो जब उसने उसे यह कहते हुए सुना तो वह सचमुच थोड़ा स्तब्ध रह गया। हालांकि निर्देशक अभिराज देशमुख और निर्देशक दर्शन दोनों मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, इसलिए वह शांत हो गए। अब ऐसा किसने सोचा होगा? हालांकि लड़की के लिए ऐसा कहना वास्तव में थोड़ा अनुचित था, लेकिन इस तरह के दुर्व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? जाकिर सायरा की ओर से क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने जो कहा था उसे एक तरफ रखते हुए उद्योग में अपने सभी वर्षों में उन्होंने कभी भी किसी निर्देशक को उनके जितना मेहनती नहीं देखा था। उसने सब कुछ स्वयं ही किया और बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया। यहाँ तक कि निर्देशक अभिराज देशमुख, जिनकी सबसे अच्छी प्रतिष्ठा थी और जो अक्सर अभिनेताओं के साथ घुले मिले रहते थे, जब उन्हें गुस्सा आता था तो वे खुद को कोसने से नहीं रोक पाते थे। जाकिर को बस इस बात की खुशी थी कि उन्होंने लाइव स्ट्रीम से पहले कर्मचारियों से निर्देशकों और अभिनेताओं के फोन छीन लिए थे ताकि वे समाचार ऑनलाइन न देख सकें। सबसे बुरी स्थिति ये थी कि वह कल प्रदर्शन के दौरान एमसी से सायरा का साक्षात्कार लेने के लिए समय निकालने के लिए कहेगा। उम्मीद है छोटी लड़की अपनी टिप्पणियां दोबारा लिख सकेगी। यही एकमात्र रास्ता था, यह उसके ऊपर था। जाकिर राहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि जब हर कोई सायरा का बहिष्कार और अपमान कर रहा था तो ऐसा लग रहा था। वह अचानक नहीं चाहता था कि वह चले जाए। अल्पविराम। दूसरी तरफ जब दूसरा हिस्सा आखिरकार सुलझा लिया गया तो सायरा ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, मुझे क्षमा करें, पहले आप लोग इसके बारे में खुद सोचें। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। इसके साथ ही इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता छोटी लड़की गायब हो गई। हुश, वह भाग गई। वह इसे अब और नहीं रोक सकती थी। वह वास्तव में इसे अब और नहीं रोक सकती थी। यदि यह अत्यावश्यक नहीं होता तो वह इसे तब तक रोके रखती जब तक कि वह पूरी बात सुलझा नहीं लेती। उसे वास्तव में इस तरह अचानक रुकावटें पसंद नहीं आईं। बाद में जब वह वापस जाएगी तो उसे इसकी भरपाई जरूर करनी होगी। समूह हंसे बिना नहीं रह सका। जब वह अभिनय के बारे में बात कर रही थी तो वह बहुत गंभीर थी और हिंसक दृश्यों के बारे में बात करते समय वह विशेष रूप से डरावनी थी, लेकिन जब वह वॉशरूम जा रही थी तो वह वास्तव में बहुत प्यारी थी। हाँ, निर्देशक सायरा मेहरा बहुत प्यारी थी। बहुत से लोग पहले से ही पूरी तरह से मोहित हो चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उससे और भी अधिक घृणा की। तस्क, दिखावटी। ये सिर्फ वॉशरूम जाने की बात है और आपने इसकी विशेष रूप से सूचना भी दी। क्या आप चाहते हैं कि हर कोई आपके साथ जाए? कार्तिक ने देखा कि लड़की अचानक भाग गई थी। उसने तुरंत अपना काम बंद कर दिया और भावहीन चेहरे के साथ कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे, जब कार्तिक दूर चला गया तो दूसरे भाई जय मेहरा ने भौहें चढ़ा लीं और घूरने लगा, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी।
ये मामला बहुत पेचीदा था। यह वह एक विशेष विवरण होना था और पात्रों के लिए सभी प्रकार के व्यक्तिगत प्रभाव पैदा करने थे। कौन जानता था कि अगर छोटी बहन ये सब अकेले करेगी तो वह कितनी थक जाएगी। दूसरे भाई जय मेहरा का चेहरा ठंडा था और वह बेहद दुखी दिख रहे थे। अचानक उससे कुछ एहसास हुआ। उसकी छोटी बहन कहाँ थी? उसकी काली आंखें कार्यस्थल पर घूम गईं। अल्पविराम। सायरा हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर निकली ही थी कि एक लंबे कद वाले शख्स ने उसे रोक लिया। छोटी सायरा, क्या तुम नाराज हो? कार्तिक दयनीय लग रहा था और एक हाथ से उसकी शर्ट के हेम को खींच रहा था। वह थोड़ा आगे की ओर मुड़ा हुआ था और स्पष्ट रूप से क्षमा की भीख मांग रहा था। सायरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे तुरंत गुस्सा आ गया। उसने तनावग्रस्त चेहरे के साथ दांतते हुए कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम नकली हो। बहुत बड़े झूठे। वास्तव में उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। सायरा ने बुरी तरह भौहें सिकोड़ लीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से से मरने वाली हो। कार्तिक और भी दयनीय लग रहा था। तो तुम नाराज हो? नाराज मत हो, ठीक है। वह धीरे से उसे अपनी बाहों में खींचने वाला था, लेकिन सायरा ने तुरंत उसे दूर धकेल दिया। नहीं, मैं गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, मैं बहुत गुस्से में हूँ। झूठे। छोटी लड़की की आंखें बहुत तेज थीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने कर लीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में गुस्से में थी। उसकी छोटी सी अभिव्यक्ति क्रोधपूर्ण थी, जैसे उसे उकसाया गया हो। कार्तिक और भी अधिक घबरा गया और अभ्यास करने लगा, चुपचाप चिल्लाया और उससे चिपक गया। छोटी सायरा, नाराज मत हो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बस एक बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? छोटी लड़की ने गर्व से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। नहीं, छोटी सायरा। इतना लंबा और बड़ा आदमी उसके सामने झुक गया। उसकी काली आंखें चमकीली थीं और वह व्यावहारिक रूप से एक पिल्ला जैसा दिखता था। हालांकि सायरा ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। कुछ ही दूरी पर याशिका, जो वॉशरूम जा रही थी, जब उसने ये देखा तो दंग रह गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कार्तिक अभी भी सायरा को मना रहा था। ये देखकर कि छोटी लड़की वास्तव में विशेष रूप से क्रोधित लग रही थी और उसे मनाया नहीं जा रहा था, उसने अंततः अपना तुरुप का पत्ता निकाला। अरे, सबसे बुरा से बुरा होता है। मैं वादा करता हूँ कि अगर भविष्य में कुछ भी होगा तो मैं आपके पास आऊंगा। आपको बस ये सीटी बजाने की जरूरत है और मैं निश्चित रूप से वहां पहुंचूंगा, ठीक है? पतली उंगलियों से उसने पतली लाल डोरी पर बंधी एक छोटी सी नीली सीटी निकाली ताकि वह एक हार की तरह दिखे और उसने उसे सावधानी से उसके हाथ में रख दिया। उस आदमी की अभिव्यक्ति विनती कर रही थी और उसने कमजोर स्वर में कहा, छोटी सायरा, गुस्सा मत हो, ठीक है? भाई कार्तिक को वास्तव में बहुत बुरा लग रहा है। क्या आप चाहते हैं कि भाई कार्तिक आपके लिए रोए? जैसे ही कार्तिक बोला, उसने रोने का नाटक किया। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आपका उपहार प्यारा है। सायरा ने घमंड से कहा, फिर तुम्हें मुझसे दोबारा झूठ बोलने की अनुमति नहीं है और तुम्हें मेरे भाई से इस तरह बात करने की अनुमति नहीं है। साथ ही, क्या आप निश्चित हैं कि आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं? सायरा की काली आंखें थोड़ी दयनीय थीं, जैसे उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास न हो। आखिरकार जिस क्षण से वह उससे मिली थी, वह हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसने उससे कई बार वादे किए थे, लेकिन अचानक कोई बात आ जाने के कारण उसे जाना पड़ा। हालांकि बाद में उसने इसकी भरपाई कर ली, फिर भी वह थोड़ा नाखुश महसूस कर रही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पिछले 3 वर्षों से सपनों की दुनिया में डूबी हुई थी, लेकिन वह हर दिन चकित और बेहद थकी हुई उठती थी, इसलिए उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वे कितनी बार अलग हुए थे। लेकिन अब जब वह हमेशा के लिए लौट आई है, तो वह भावना अचानक और अधिक तीव्र लगने लगी। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। सायरा ने उसे सीटी लौटा दी। दरअसल वह थोड़ी संवेदनशील और नाजुक भी थी, लेकिन जब तक वह उसे समय समय पर देख सकती थी, वह खुश थी। अप्रत्याशित रूप से एक निश्चित व्यक्ति बहुत आहत हुआ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करोगे? मैंने आपसे कई बार वादे तोड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं अब भी आपके सामने एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति बनना चाहता हूँ। अधिक से अधिक, मैं गारंटी देता हूँ कि भले ही मैं समय पर आप तक नहीं पहुँच पाऊँ, मैं आपको तुरंत वीडियो कॉल करूंगा ताकि आप मुझे देख सकें, ठीक है? उस आदमी की काली आंखें ईमानदार और उम्मीद से भरी थीं और उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। सायरा इसे कैसे सहन कर सकती थी? वह हमेशा दबाव डालने के बजाय फुसलाने में सक्षम थी और वह हमेशा उसके प्रति पक्षपाती रही थी। अरे, फिर ठीक है। सायरा ने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। उसने सीटी छीन ली और भागी, लेकिन तुरंत उसे वापस खींच लिया गया। क्या? छोटी लड़की ने मुंह सिकोड़कर अप्रसन्नता से कहा, मानो उसे लगा हो कि वह अपनी बात से मुकर जाएगा। क्या तुम मूर्ख हो? बेशक ये तुम पर थोपने के लिए है। उस आदमी ने मनोरंजन में उसके माथे पर हाथ फेरा। फिर उसने सीटी ली और सावधानी से उसके गले में डाल दी। ठीक है। छोटी लड़की ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी आंखें नीची कर लीं। उस आदमी की पतली उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही थीं और उसकी सुंदर कॉलरबोन के बीच एक छोटी सी सीटी बज रही थी। चमकीले रंग ने उसकी गोरी त्वचा को निखारा। कार्तिक ने लड़की के लंबे मुलायम बालों को सहलाया और किसी कारण से उसे घूर कर देखा। क्या गलत? सायरा थोड़ी हैरान हो गई और उसने काली आंखों से उसकी ओर देखा। नहीं, कार्तिक ने अनजाने में हंसते हुए कहा, क्या आपके बाल लंबे हो गए हैं? हो, क्या मुझे इसे काटने की जरूरत है? छोटी लड़की के चेहरे पर गंभीर भाव थे। बोलते समय वह अपने बालों को छूने के लिए भी आगे बढ़ी। कार्तिक असहाय महसूस कर रहा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से उसके सिर पर बलात्कार किया। छोटा मूर्ख, मैंने सोचा कि आपका यही मतलब था। सायरा गुस्से से चिल्लाई और मुंह बनाते हुए अपनी जीभ उस पर निकाली। कार्तिक अचानक धीमी आवाज में कहने से खुद को नहीं रोक सका, वास्तव में घर पर अचानक कुछ हुआ था। मैं वास्तव में दुखी था। हो, फिर क्या तुम ठीक हो? सायरा की अभिव्यक्ति चिंतित थी। वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे दिलासा दिया जाए। कार्तिक समारोह में बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए। बस मुझे एक और आलिंगन दो, इतना कहकर उसने अपनी बाहें खोल दीं। और ठीक है, सायरा ने हल्के से जवाब दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह सावधानी से आगे बढ़ी, लेकिन अंत में उसने फिर भी उसे कमर से गले लगा लिया। यह एक बहुत ही हल्की और सौम्य स्थिति थी, जैसे उसके दिल पर पंख लग रहा हो। लड़की ने एक मुलायम हाथ से धीरे से उसकी पीठ को सहलाया। यह एक सांत्वना देने वाला संकेत था। वह आदमी इसमें डूबे बिना नहीं रह सका।
उसने धीरे से लड़की की पीठ के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी और उसके मुलायम बालों की खुशबू ली और उसे अवर्णनीय दर्द महसूस हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सचमुच चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। लेकिन ये बहुत निराशाजनक था। उन चीज़ों का कोई अंत नहीं था जो अप्रत्याशित रूप से घटित हो सकती थीं। भले ही वह पहले से ही एक उच्च पद और अपार शक्ति, तो क्या उसे कम से कम इस क्षण को संजोकर रखना था? आदमी ने लड़की की गर्दन में अपना सिर छिपा लिया, वह इतना आसक्त और नशे में था। उधर चिंतित दूसरे भाई जय मेहरा आखिरकार आ गए। इस जगह से अपरिचित होने के लिए उसे दोषी ठहराओ। जब वह बाहर गया तो उसने गलत मोड़ ले लिया और वास्तव में खो गया। जब उसने देखा कि वह आदमी वास्तव में अपनी छोटी बहन को गले लगा रहा है, तो दूसरे भाई का पहले से ही दुखी चेहरा तुरंत और भी अधिक भयावह और ठंडा हो गया। यदि आप उससे सुलझा नहीं सकते तो वापस आकर मुझसे न मिलें। बिग ब्रदर की ठंडी चेतावनी उसके दिमाग में कौंध गई और दूसरे भाई के चेहरे पर नसें उभर आईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और तुरंत आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक बगल से एक आवाज आई। दूसरा भाई, ये परिचित लग रहा था। दूसरा भाई जय मेहरा मदद नहीं कर सका लेकिन रुक गया। जब उसने याशिका को किनारे खड़ा देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह आप है, उन्होंने बस इतना ही कहा था। उसके बाद दूसरे भाई ने सीधे छोटी बहन को फोन किया। सायरा, वे कलाकार अभी भी आपके वापस जाने और उनके प्रदर्शन पर चर्चा करने का इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, मैं। एक छोटी लड़की को तुरंत दोषी महसूस हुआ और उसने जल्दी से कार्तिक को जाने दिया। दूसरे भाई को कमजोर नजर से देखते हुए उसने व्यावहारिक रूप से अपने कार्यस्थल पर वापस जाने से पहले उसे थोड़ा खींचा भी। जब वह दूसरे भाई के पास से गुजरी तो वह भी मुस्कुराए और बिना रुके अपने कार्यस्थल पर वापस जाने से पहले उसकी ओर देखकर अजीब चेहरा बनाया। वह उस बच्चे की तरह थी जिसे बुरे काम करते हुए पाया गया था और उसने अपने माता पिता का सामना करने की हिम्मत नहीं की। एक निश्चित दूसरे भाई ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस कार्तिक को घूर कर देखा, इससे पहले कि वह अपनी छोटी बहन के पीछे जाने के लिए मुड़ा। जहां तक याशिका की बात है, उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। उधर याशिका अपनी मुट्ठियां भींचे बिना नहीं रह सकी। उसे अपमानित महसूस हुआ। उसने स्पष्ट रूप से उसका स्वागत करने की पहल की थी, वह पहले कभी ऐसा नहीं था। याशिका क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी। शौर्य मेहरा के साथ मामला तूल पकड़ने के बाद उसे चिंता थी कि जय मेहरा के साथ भी ऐसा ही होगा। अन्यथा वह उसे पुकारने की जहमत क्यों उठाती? उसने वास्तव में उसे कोई चेहरा नहीं दिया। याशिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से से फटने वाली थी। तभी कार्तिक वहां आ गया। उस आदमी का शांत चेहरा एक राक्षस सम्राट की तरह था और उसकी उदासीन आंखें ठंडी और गहरी थीं। पहले सायरा के सामने उसकी कोमल और प्यारी उपस्थिति की तुलना में अब वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। यदि वह आकाश का चमकता चांद होता तो तारे उससे प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं करते। यदि वह सूर्य होता तो ब्रह्मांड निश्चित रूप से उसके चारों ओर घूमता। याशिका उसे देखकर स्तब्ध रह गई। उसे बेवजह घबराहट भी महसूस हुई। ये देखकर कि कार्तिक जाने वाला था, याशिका ने झट से कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हें अभी स्क्रीन पर देखा। ओह, कार्तिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने दूसरे भाईलू की तरह उससे नजरअंदाज नहीं किया और उस पर नजर डाली। ये तो बस एक नजर थी। हालांकि याशिका को बेवजह प्रोत्साहित किया गया। प्रसन्न होकर वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, जिस निर्देशक को आपने चुना, मुझे इसे कैसे कहना चाहिए? हो सकता है कि वह वैसी न हो जैसा आप सोचते हैं। क्या आप इसके बजाय मेरे पास आना चाहेंगे? किसी भी स्थिति में प्रारंभिक टीमें केवल अस्थायी थीं। प्रदर्शन के बाद चाहे अभिनेता आगे बढ़े या नहीं, फिर भी अन्य निर्देशक उन्हें पकड़ सकते थे। याशिका की आंखें पहले से ही प्रत्याशा से भरी हुई थीं। हालांकि इससे पहले कि वह सपना देखना शुरू कर पाती, आदमी ने गहरी और ठंडी आवाज में कहा, ओह, क्या ऐसा है? आमतौर पर केवल अंधे लोग ही सोचते हैं कि दूसरे भी अंधे हैं। क्या तुम अंधे हो? वह स्वर उपहास से भरा था, मानो कह रहा हो कि वह लोगों को पढ़ना नहीं जानती। इसके साथ ही उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और चला गया। याशिका इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। धिक्कार है, धिक्कार है। वे सभी ऐसे क्यों थे? क्यों? उस व्यक्ति में ऐसा क्या अच्छा था? उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। कल तक प्रतीक्षा करें, वे देखेंगे कि वह व्यक्ति कौन से अच्छे कार्य कर सकता है। याशिका का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, उसकी लाल आंखों में एक भयंकर भाव था। अल्पविराम। जब से वह शौचालय से वापस आए, एक लड़की अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने उस क्षेत्र की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की जहां सेट स्थापित किया जा रहा था। विशेष रूप से जब भी वह सेकंड ब्रदर को देखती तो उसे बेवजह दोषी महसूस होता। बहुत दोषी, मानो उसने कोई अक्षम्य और शर्मनाक काम किया हो। हे दूसरा भाई, ये लंच का समय था। नहीं, इसे शायद दिन का समय कहा जा सकता है। वे इस पूरे समय व्यस्त थे और दोपहर के 5 बज चुके थे। छोटी लड़की ने दूसरा डिब्बा बंद भोजन उठाया और चुपचाप दूसरे भाई के पास चली गई, जो बगल में आराम कर रहा था। यहाँ, यह आपके लिए है। छोटी बहन की आंखें उसके कोमल और गोरे छोटे चेहरे पर चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके अच्छे पक्ष में आने की कोशिश कर रही थी। एक दूसरे भाई ने बक्सा लिया और एक तरफ रख दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया था, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने खाने की योजना बनाई है। सायरा थोड़ी स्तब्ध थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने डिब्बा खोला और खाना शुरू कर दिया। हालांकि प्रोडक्शन टीम का डिब्बा बंद खाना थोड़ा कच्चा था, लेकिन जो लोग इतने लंबे समय से काम कर रहे थे और पहले से ही भूखे थे, उनके लिए खाना अभी भी स्वादिष्ट था, खासकर सहजन। ढोल का छड़ी। छोटी लड़की ने अपना सिर भोजन में छिपा लिया और खुशी से खाना खाया। दूसरी ओर एक निश्चित व्यक्ति बहुत खुश नहीं था। और मेरे लिए कोई नहीं है। ओह, सायरा तुरंत स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दूसरे भाई ने अचानक नीचे रखा डिब्बा बंद खाना उठाया और खुशी से खाना शुरू कर दिया। उसकी ठंडी नजर कार्तिक की ओर भी चली गई, मानो कह रही हो, मेरे पास एक है और तुम्हारे पास नहीं है। सायरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। दूसरा भाई कितना प्यारा था। हालांकि उसने तुरंत खुद को रोक लिया और कार्तिक को गर्व से तुम्हारे लिए कोई नहीं अभिव्यक्ति दी। वह साफ साफ कह रही थी, मैं तुम्हें पहले ही गले लगा चुकी हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? एक निश्चित व्यक्ति वास्तव में व्यथित और दयनीय महसूस कर रहा था। छोटी सायरा, ठीक है, ठीक है। वह उसके खराब व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सायरा उठी और कार्तिक के लिए खाना लेने चली गई।
अचानक उसे एहसास हुआ कि अब कोई डिब्बाबंद भोजन नहीं है, जिसके बारे में बात करते हुए ऐसा लगता है कि पहले इतने सारे नहीं थे। मुख्य निदेशक ने एक बक्सा लिया और सामान ले जाने में मदद करने वाले स्टाफ सदस्यों ने कई बक्से लिए। फिर ऐसा लगा, क्या उन अभिनेताओं ने खाना नहीं खाया, या क्या उनके पास अन्य भोजन था? सायरा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चूंकि वहां कोई और खाना नहीं था। फिर इसे खाओ। सायरा ने अपना खाना आधा आधा बांट लिया और जो आधा हिस्सा उसने नहीं छुआ था उसे अपनी चॉपस्टिक के साथ कार्तिक को दे दिया। कार्तिक को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई। उसने लिटिल सिस्टर की चॉपस्टिक उठाई और काट लिया। उधर एक बड़े भाई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी काली आंखें जहर के समान थीं। उसने कार्तिक को घूर कर देखा, काश वह उसे पूरा खा जाए। वह किसी लड़की का खाना भी छीन लेगा। उसने केवल थोड़ा सा खाया था और बाकी छोटी बहन को दे दिया। यहाँ ये देखकर कि वहाँ अभी भी एक सहजन था, सायरा खुश होने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उसने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? मैं टेकआउट का ऑर्डर दूंगा। दूसरे भाई के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खाना पसंद नहीं आया। इसके साथ ही उसने टेकआउट का ऑर्डर देने के लिए अपना फ़ोन निकाला। बगल में छोटी बहन ने उसे अपनी काली आंखों से देखा, जैसे कि वह आश्चर्यचकित थी कि उसके पास वास्तव में एक फ़ोन था। आखिरकार उनके सभी फ़ोन काले दिल वाली प्रोडक्शन टीम ने छीन लिए थे। दूसरे भाई को अचानक थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना हाथ बाहर नहीं निकाला, जो अभी भी उसकी जेब में था। ये फ़ोन उसे एक छोटी लड़की ने दिया था जो एक ऐसे मामले में शामिल थी जिसे उसने काफ़ी समय पहले सुलझा लिया था। उसने कहा कि उसके परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उसे अपना सबसे कीमती फ़ोन दिया और उम्मीद की कि वह हमेशा ऐसे ही रहेगा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगा। उस समय उन्होंने वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। बदले में उसने छोटी बच्ची को अपना फ़ोन दे दिया था और तब से वह इसी का इस्तेमाल कर रहा था। वह टूट रहा था और चांदी की परत पहले ही घिस चुकी थी, लेकिन उसे इसका उपयोग करने में कोई समस्या नहीं थी। क्या ये पर्याप्त नहीं था कि वह कॉल कर सके और उस पर वेचेक का उपयोग कर सके? हालांकि उस क्षण एक दूसरे भाई को अचानक थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे चिंता थी कि उसकी छोटी बहन उसका तिरस्कार करेगी। वह अजीब भाव के साथ उठे और बोले, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर दूसरा भाई जय मेहरा अपनी जेब में रखा फ़ोन पकड़कर दरवाजे से बाहर चला गया। सायरा स्तब्ध रह गई और कुछ नहीं बोली। उसके बगल में एक निश्चित व्यक्ति ने रजत को शांति से एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि वह बाहर लकड़ी के टुकड़े की तरह दिखने वाले व्यक्ति को दोपहर का भोजन पहुंचाए। वह एक बार फिर लड़की के साथ अकेले में कुछ वक्त बिता सकते हैं। वह एक बार फिर लड़की के साथ अकेले में कुछ समय बिता सकता है। सहजन, मांस। छोटी सायरा, मैं भी मांस खाना चाहता हूँ। छोटी लड़की को ड्रमस्टिक खाने के लिए तैयार होते देख, जिसे उसने काफी देर तक घूरने के बाद दूसरे भाई के कटोरे से उठाया था, उसके बगल में एक व्यक्ति ने उसे कुत्ते जैसी आंखों से देखा और लार टपका दी। सायरा, ये निर्णय लेना बहुत कठिन था, लेकिन अंत में उसने फिर भी आज्ञाकारी ढंग से सहजन को कार्तिक के कटोरे में रख दिया। हालांकि वह इसे अंत में सहन नहीं कर सकी। सायरा ने तुरंत उसे वापस खींच लिया और काट लिया। वह शुरू में एक बड़ा टुकड़ा लेना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने बस एक छोटा सा टुकड़ा ही खाया। उसके तंग छोटे चेहरे पर एक भाव था जो कह रहा था, अगर तुम्हें मेरी लार से कोई आपत्ति नहीं है तो तुम इसे खा सकते हो। फिर कार्तिक को वास्तव में बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई, क्योंकि उसने सीधे उसी स्थान से एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। एक बड़ा दंश। ये बहुत बड़ा था। थोड़ी ही देर में सहजन की फली में केवल हड्डियां ही बची थीं। उसे लगा कि आज उसका मूड इससे बेहतर नहीं हो सकता। सायरा अपने हाथों को घुटनों पर रखकर एक तरफ बैठ गई। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कह रही थी, खाने के लिए और कुछ नहीं है, जीने का क्या मतलब है? उधर एक व्यक्ति अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक सका। वह चिल्लाया, किली ने सारा खाना खा लिया, जिसमें उसके दूसरे भाई ने उसे दिया हुआ खाना भी शामिल था। उसने इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं किया। उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब दूसरे लोग चीजें बर्बाद करते थे। कहीं और दूसरे भाई जय मेहरा ने अभी अभी अपने सामान्य टेकआउट स्थान का नंबर डायल किया था, जब अचानक साफ सुथरे कपड़े पहने एक आदमी उसके पास आया। माफ करें, आप, क्या वह लकड़ी जैसा दिखता था? रजत के चेहरे पर तनाव था जब उसने दूसरे भाई को करीब से देखा। अन्य स्टाफ सदस्यों की तुलना में जो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो लकड़ी के टुकड़े जैसा दिखता था। यद्यपि वह एक सुंदर व्यक्ति था, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। यह आपके और आपके दोस्तों के लिए है। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस एक अच्छा काम कर रहा हूँ। इन शांत शब्दों के साथ रजत ने जो कुछ उसके हाथ में था उसे दूसरे आदमी के हाथों में भर दिया, घूम गया और चला गया। अरे, वह कितना चतुर था। इस तरह उसे यह समझाने में अपनी सांस बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी कि वह कौन था और भोजन किसने किया था। बिल्कुल सही। हालांकि जैसे ही रजत आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, वहीं रुको, भागो मत, एक आकृति बिजली की गति से उसका पीछा कर रही थी। रजत एकदम से स्तब्ध रह गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने तुम्हें अपने दिल की भलाई के लिए भोजन दिया। तुम ऐसे क्यों दिखते हो जैसे तुम किसी को मारना चाहते हो? तभी अचानक किसी ने जमीन पर रखा खाना उठा लिया। दूसरा भाई तुरंत पलटा और बेहद सख्त चेहरे के साथ गुस्से से बोला, हिलना मत, इसे नीचे रख दो। ओह, मैं बस देख रहा था, बस देख रहा था। जिस राहगीर ने उत्सुकतावश बक्सा उठाया था वह चिल्लाने से अवाक रह गया। उन्होंने कमजोरी और जल्दबाजी से इसे दूसरे भाई जय मेहरा को वापस सौंप दिया। एक दूसरे भाई के चेहरे पर पूरे समय कोई भाव नहीं था। असाधारण रूप से उत्तम खाद्य कंटेनर को अपने शरीर से यथासंभव दूर रखते हुए, जैसे कि यह एक गर्म आलू था, वह बाहर एक अत्यंत विशाल स्थान पर चला गया। फिर उसने हाथ ऊपर उठाया और खाने का डिब्बा खाली जगह के बीच में फेंक दिया। उसने इसे फेंक दिया। रजत, क्या ये व्यक्ति पागल था? इस भोजन को प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं बहुत परेशानी उठानी पड़ी। 7 सितारा रेस्तरां, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? इस दृश्य को देखने वाले लोगों सहित हर कोई इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सका। उन्होंने उत्तम व्यंजनों को जमीन पर गिरते देखा और अवाक रह गए। दूसरी ओर दूसरे भाई जय मेहरा की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से शांत थी। दूसरी ओर दूसरे भाई जय मेहरा की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से शांत थी। ये देखकर कि कोई ऊपर जाकर सफाई करने वाला है, उसने झट से पुकारा, हिलना मत, इसमें जहर हो सकता है। कॉमरेड, क्या आपको लगता है कि यह किसी प्रकार का पुलिस सस्पेंस ड्रामा है?
मैंने विशेष रूप से तुम्हें जहर देकर मार डालने के लिए ही तुम्हारे लिए सैकड़ों हजारों का भोजन भेजा है। हालांकि एक दूसरा भाई बहुत आग्रही था। उन्होंने तुरंत पेशेवरों को भी आने के लिए बुलाया। उनके पहुंचने से पहले किसी को भी करीब एक कदम भी जाने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार विष अभी भी अस्थिर हो सकता है। सभी की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि वे कम से कम कई मीटर दूर रहें। हर कोई सचमुच हतप्रभ था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रजत, जो पहले से ही अपने दांत पीस रहा था, के पास अपने बॉस को एक कमजोर संदेश भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि चीजें गड़बड़ हो गईं। उसे अचानक बहुत पीड़ा महसूस हुई। उसके बॉस ने उसे विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया था कि किसी को दूसरा सेट तैयार करने के लिए भेजें, बस किसी भी स्थिति में। मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रजत ये काम ठीक से पूरा कर पाएगा। उस समय रजत बहुत आश्वस्त थे और उन्होंने कहा कि वह लकड़ी के टुकड़े की तरह दिखने वाले उस व्यक्ति को खाना देंगे और वह इस कार्य को त्रुटिहीन रूप से पूरा करेंगे। अंत में ये व्यक्ति कितना संकी था। रजत अपने जीवन में इस तरह कभी नहीं हारा था। ये पहली बार था जब वह किसी कार्य में असफल हुआ था और यह इतना सरल कार्य था। कितना सरल कार्य है। रजत गुस्से में था। बहुत अच्छा, वह इस शिकायत को नहीं भूलेगा। इसके बारे में बोलते हुए ये वास्तव में दूसरे भाई की गलती नहीं थी। उस घटना के बाद से उन लोगों के अलावा जिन्होंने उसे पीठ पीछे डांटा था, वह कई अन्य लोगों से घिरा हुआ था जिन्होंने उसे धमकी भरे पत्र और यहाँ तक कि खतरनाक वस्तुएं भी भेजीं। आज सुबह ही उसे एक अति सुंदर और बहुत प्यारा सा यो मिला था। अंत में उसने इसे आंगन में रख दिया और अचानक ये फट गया और अपने पीछे झुलसने के कई निशान छोड़ गया। सौभाग्य से उसने सभी को पहले ही पीछे हटने और छिपने के लिए मना लिया था। अंत में कार्तिक खुद खाना लेने के लिए बाहर आया। जब उसे पता चला कि उस व्यक्ति ने कार्तिक के अनुरोध पर भोजन पहुंचाया था, तो एक दूसरे भाई का चेहरा उदास और ठंडा था। यहाँ तक कि उन्होंने कार्तिक को घूर कर देखा और हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? कार्तिक, उसे कैसे पता चलेगा कि यह मूर्ख इतना गंभीर था? ओह ठीक है, क्या कोई पालतू जानवर रखता है? ये खाना उन्हें दे दो। अल्पविराम। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बाद सायरा काम करती रही। केवल कार्तिक और बाकी 8 लोग बचे थे जिन्हें सुलझाना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि हुआ यूं कि सायरा को हाल ही में एक नया विचार आया। निगमन हर कोई जो सोचता था और करना चाहता था, उससे 2 छोटी स्क्रिप्ट के साथ आने में देर नहीं लगी। पात्रों का विश्लेषण करने के बाद अभिनेताओं के प्रदर्शन का समय आ गया। सायरा ने उनकी लाइन डिलीवरी और भावनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। कुछ बार सब कुछ देखने के बाद जब वे अपनी भूमिकाओं में डूबे हुए थे, तब सायरा ने अवसर का लाभ उठाया और सेट बनाने में मदद की। युवा महिला एक लट्टू की तरह घूमती रही जो कभी थकती नहीं थी और पूरे समय ऊर्जा से भरी रहती थी। मुख्य निर्देशक जाकिर ने शायद स्वयं इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह पूरे समय सायरा का बारीकी से अनुसरण करता रहा। वह जहां भी जाती थी, कैमरा बिना कुछ बोले उनका पीछा करता था। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, दूसरे दिन शाम के 6 बज चुके थे। अभिनेताओं के प्रदर्शन में केवल आधा घंटा बचा था। सायरा केवल 3 घंटे ही सोई थी। जैसे ही वह उठी, कार्तिक ने उसे खींच लिया। भाई, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लड़की का छोटा सा चेहरा खाली था क्योंकि वह उसकी ओर देख रही थी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कार्तिक ने जानबूझकर उसे अनुमान लगाते रखा। उसकी सौम्य मुस्कान स्नेह से भरी थी और उसने पतली उंगलियों से उसकी छोटी नाक को हल्के से भींचा। अरे, सायरा ने दुखी होने का नाटक किया क्योंकि उसने उसके हाथ पर काट लिया था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपने साथ ले जाने दिया। जल्दी ही सायरा को एक विशाल ड्रेसिंग रूम में लाया गया। एक बहुत ही पेशेवर दिखने वाला मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट पहले से ही इंतजार कर रहे थे। किनारे पर उत्तम पोशाकों की कतारें भी थीं। भाई, ये है। सायरा पूरी तरह से स्तब्ध थी और अभी भी थोड़ी उलझन में थी। मम, क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपसे दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा? तो बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और मैं आपको आश्चर्यचकित कर दूं। उसके बारे में कैसा है? उस आदमी ने उसके छोटे से चेहरे को पतली उंगलियों से दबाया। उसकी कोमल आंखें असाधारण रूप से आश्वस्त और स्नेहपूर्ण थीं। सचमुच। सायरा ने शंकित होने का नाटक किया, लेकिन उसके दिल में मधुरता और गर्माहट महसूस हुई और वह थोड़ा द्रवित हो गई, बस थोड़ा सा।